आपके पास इतने सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, आपने देखा ना मेरे इंस्टाग्राम पे पूरी इंडस्ट्री आती है। मतलब मुझको जरूरत है, वैसे बहुत कुछ जरूरत है मुझे हर फिलहाल, किसी को जरूरत है ना। थोड़ा सुंदर लग रहा होगा तो नीचे कमेंट्स क्या आते हैं? है बोटॉक्स की है। बोटॉक्स करा रखा है इसमें। व्हाट इज बोटॉक्स? आज लोगों को पता चलना चाहिए कि बोटॉक्स है क्या। बोटॉक्स एक कंपनी का नाम है कि बोटॉक्स न्यूबॉर्न बच्चों में भी दिया जाता है। हाँ, कोई मसल में कभी कभी स्माइल टेढ़ी हो जाती है, वो भी ये अभी आलिया भट्ट का शायद मैंने देखा था कहीं पे। अच्छा, एक तो मैं तो कोई क्रीम नहीं लगाता, लाइक मॉइस्चराइजर भी मैं लगा के राजी नहीं होता तो मॉइस्चराइजर इंजेक्ट कर लो। है। हाँ मैंने ना अभी करण जौहर को देखा था, हाँ। उन्होंने बहुत सारा वेट लूज किया है, फेस कितना पतला हो गया है। ओके, ओजेम्पिक है, एक मोंजारो है, एक रिबेल्सस है, कि ये सब आपकी एपेटाइट को किल कर रहा है। यहाँ पे कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कॉस्ट। अब बात करते हैं हम फिलर्स की। अब बात करेंगे। वो आजकल की लड़कियों को भी तो वो चीक्स यहाँ उठे पड़े हैं, लिप्स यहाँ पहुंचे पड़े हैं, मतलब नाक भी कहाँ पहुंची पड़ी है। हमेशा से ना वुमेन का फेस फुल एक अच्छी बात मानी जाती थी, सुंदरता मानी जाती थी। राइट। कैंडल का वैक्स इंजेक्ट किया जाता था कहाँ? फेस पे, फिर फैट डालना शुरू किया, तो कोलेजन या तो काउ से होता था या पिग से निकलता था, लेकिन इतने भयंकर साइड इफेक्ट। यहाँ पे एक इतना बड़ा गोला बन गया, फिर वो फट गया, इन्फेक्शन। अब जो फिलहाल आज की तारीख में जो फिलर्स हैं जो सुपर सेफ हैं, इंडस्ट्री में बहुत लोग फिलर्स लेते हैं। हाँ, ये तो आजकल चुंझ बन जाती है लड़कियों की, बिल्कुल ऐसे कि कहीं मारो शेर हो जाएगा। लोग मुझे भी एक दो लोगों ने बोला कि मैंने करा लिप्स किया है कि अगर पेशेंट बोल भी रहा है तो और डाल दो और डाल दो। नहीं, मैंने तो कुछ लड़कियां आजकल ऐसी देखी हैं जो कि पहले तो लड़की लगती थी, अब वो ओवर करवा के ना मर्द लगने लगी हैं। आजकल मैंने एक और चीज सुनी है कि चम्स फेशियल क्या है? सीमन फेशियल, स्नेल फेशियल, पूप फेशियल है। मतलब ये सही में किसी ने अपने मुंह पे ऐसे लगाया? हाँ, हाय हाय। कुछ टाइम पहले देखो क्यों पे लोग यूरिन पीते हैं? अब ये नहीं, वो गऊ का पीते हैं ना, वो अलग होता है। अपना पीते, अपना पीते, अपना पीते। ग्लूटाथियोन एक और है सब्जेक्ट हमारे पास। ओके ओके, ग्लूटाथियोन की भी स्टोरी कुछ बोटॉक्स जैसी है एक्चुअली। हाँ। ग्लूटाथियोन इज इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। तो जो जिन लोगों के बाल झड़ते हैं वो ग्लूटाथियोन लगाएं। ग्लूटा इज वेरी गुड फॉर हेयर लॉस। हाँ, मतलब खाली ग्लूटा अलग से ले लिया, विटामिन सी कभी और ये कभी और, तो एक्सपेंसिव पॉटी होगी फिर तो सुबह। अच्छा, पूरा निकल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताओ कि ये एम कितनी घटिया चीज है और लोगों को नहीं लेना चाहिए ये चीज। सो एम्प जो आपने बताया एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये घोड़ों का इंजेक्शन है। अगर आप इंजेक्शन के पीछे देखो तो उस पे लिखा है नॉट फॉर ह्यूमन यूज। अच्छा, एक्चुअली घोड़ों को भी ना ये इलीगल है देना, और कई बार घोड़ों की रेस के एंड में डेथ भी हो जाती है। राइट, मैंने देखा है, मेरे खुद के फ्रेंड्स मरे हैं उसकी वजह से। जी, मैंने सुना था। ये सैल्मन स्पर्म क्या है? कि जो सैल्मन जो फिशेस है ना, और जो वेल्स भी हैं, इनके जो स्पर्म्स है ना, ये पूरे ऐसे चादर की तरह बिछ जाते हैं। नहीं, मैं वही सोच रहा था कि ये कहाँ से निकालते होंगे स्पर्म जाके। ये कोरियन फेशियल जो इतना आजकल जो चल रहा है, जैसे सुनने में है कि वो 2 लेयर हट जाती हैं, सिंगल लेयर रह जाती है और आपका फेस ग्लासी हो जाता है, ग्लॉसी एंड ग्लासी। सिर्फ कोरियन प्रोडक्ट्स यूज करके इंडियन स्किन्स विल नॉट बिकम कोरियन। अब मुझे जानना है थ्रेड्स के बारे में। लोग थ्रेड्स भी बहुत कराते हैं और मुझको मेरे एक डॉक्टर ने बोला कि तू थ्रेड्स करा ले, तेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा। मैंने देखा, मेरी एक फ्रेंड है, मिस इंडिया बनी थी, उसने ना उसका आईब्रोज ऐसा था, जैसे वो दुबई गई तो दुबई जाके उसने ऐसा करा लिया। क्या टाइप। तो आज आबरा के डाबरा शो में स्वागत है डॉक्टर गोयल का। शी इज अ डर्मेटोलॉजिस्ट, सेलिब्रिटी डर्मेटोलॉजिस्ट। इनका मुंबई में अपना क्लिनिक है विच इज कॉल्ड क्यूटीज स्किन सॉल्यूशंस, राइट? आपके पास इतने सारे सेलिब्रिटीज आते हैं, मैंने तो मतलब आपके इंस्टाग्राम पे देखा है। आप एक बार नाम लेना चाहोगे कि आपके पास कौन कौन आता है? कितनी लंबी लिस्ट बताऊं पारस? है ना, बता दो। आपसे पहले बिग बॉस में, आपके बाद आते हैं लोग, बहुत लोग आते हैं, आपके ज्यादातर फ्रेंड्स आते हैं। आपने देखा ना मेरे इंस्टाग्राम पे पूरी इंडस्ट्री आती है एक बार। अच्छा, कि वैसे जितने भी सेलिब्रिटीज आते हैं आपके पास, वो ऐसा बोलते हैं कि नहीं किसी को बताना मत, मैंने ये कराया है, मैंने वो कराया है? नहीं, ऐसा नहीं बताते। बस ये होता है कभी कभी कि हो सकता है कि हम ट्रीटमेंट कुछ और करें और हम दिखाएं कुछ और, या कुछ चीजें हम अवॉइड करते हैं दिखाना। बाकी आ रहे हैं हम उनको शूट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे डाल रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं क्यूटीज के साथ,
तो ऐसा नहीं होता। मैंने देखा, मतलब 90% ऑफ द सेलिब्रिटीज, बिग बॉस के तो हैं ही, बिग बॉस के तो कंटेस्टेंट्स हैं ही, और भी जो मुंबई में जो सेलिब्रिटीज हैं वो ज्यादातर डॉक्टर गोयल के पास ही जाते हैं। आए दिन किसी ना किसी की स्टोरी लगी ही होती है डॉक्टर क्यूटीज की, है ना, विच इज गुड। तो आप मेरा कब करोगे ट्रीटमेंट? आप कभी भी आ जाओ मतलब मुझको पारस। जरूरत है, वैसे बहुत कुछ जरूरत है मुझे तो हर फिलहाल, किसी को जरूरत है ना, हर हर को। किसी को, ऐसा कोई नहीं है इस रूम में भी जिसे ट्रीटमेंट की जरूरत ना हो। देखिए, हम क्यूटिस में ना सिर्फ ऐसे इंजेक्शंस नहीं डालते हैं, हाँ, हम आपकी स्किन को पैम्पर करते हैं। ओके, अभी आप अगर कैमरा लाइट्स इतने फ्रीक्वेंटली फेस करते हो, राइट, सो देयर इज एन एलिमेंट ऑफ टैनिंग, आप एग्जॉस्ट हो जाते हो, यू नो, यू आर नॉट ईटिंग सो मच, तो आपके वो न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं बॉडी True, में, तो हम true. इन्फ्यूजन्स करते हैं। जस्ट आप रिलैक्सिंग पैम्परिंग के लिए आइए, वी डू रिलैक्सिंग फेशियल्स, वी डू यू नो टैन रिमूवल, अगर आप कहीं ट्रैवल करके मुझे आते लग रहा है हैं। कि यहाँ पे ना मेरे ऐसे छोटे छोटे पैचेस बन गए, मे बी लाइट्स वाइट्स की वजह से बन गए होंगे। हाँ, वो दिख रहे हैं थोड़े दिख रहे से, हैं ना? हाँ, वो मैं दिख सिर्फ रहे हैं। बीबी क्रीम लगाता हूँ, लोगों को लगता है कि तो मैं मेकअप बहुत ज्यादा लगाता हूँ, मैं मेकअप बिल्कुल भी नहीं आपकी आता, स्किन सिर्फ BB क्वालिटी अच्छी है पारस, Skin इवन quality. अर्लियर भी मैंने देखा था आपकी ना क्वालिटी अच्छी है, बिकॉज स्किन स्ट्रेच्ड है, जैसे वो बलून नहीं होता भरा हुआ, हाँ. खींचा हुआ, हाँ, वो अच्छा दिखता है, तो अच्छी दिखती है। बट देयर इज अ लिटिल पिगमेंटेशन व्हिच इज हाँ, सीन। तो इसको ठीक करवा देना। बिल्कुल करवा सकते ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले बोटॉक्स की, जो कि एक बहुत ही बड़ा हुआ है लोगों के दिमाग में कि बोटॉक्स, कभी भी कोई भी आप रील देखते हैं हम आज की डेट में, कोई भी सेलिब्रिटी पैप हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, थोड़ा सुंदर लग रहा होगा तो नीचे कमेंट्स क्या आते हैं? बोटॉक्स किया है। बोटॉक्स करा रखा है इसने। सिर्फ बोटॉक्स ही बोलते हैं, बोटॉक्स इज लाइक बहुत फेमस हो गया बोटॉक्स, है ना। लोगों को अगर कुछ फिलर भी देख लेंगे कि किसी का फेस ऐसा लगेगा कि वो हाँ भी इसने कुछ करा Botox। रखा है, बोटॉक्स करा रखा है। व्हाट इज बिल्कुल, बोटॉक्स? आज लोगों को पता चलना चाहिए कि बोटॉक्स है क्या, correct। बोटॉक्स बना कब था, क्यों बना था, और रीजन क्या था इसका बनने का, वो बताइए। ये तो पहली बार पूछा मुझसे किसी ने। क्या बात कर रहे हो, ये तो एक जनरल क्वेश्चन क्यों है। बना था ये पहली बार पूछा, क्योंकि अच्छा, बोटॉक्स की स्टोरी में पहली बात, नंबर 1, आप जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, बोटॉक्स एक कंपनी का नाम है, ठीक है। बोटॉक्स मॉलिक्यूल का नाम नहीं है, हालांकि क्योंकि ये फर्स्ट मॉलिक्यूल था तो ये इतना कॉमनली हमारे यूज में आ गया है। ओह, ऐसे बहुत सारे और मॉलिक्यूल्स हैं जो रशिया में, जर्मनी में, यूएस में हैं, जो इंडिया में मिलते नहीं हैं। हमें हमें बस 4-5 मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, जैसे बोटॉक्स है, डिस्पोट है, जियोमिन है, स्टनॉक्स है। अभी एक इंडिया में भी बन रहा है वर्ल्ड क्वालिटी का, जिसका नाम है स्टनॉक्स। ओके, लेकिन हमारे लिए ये जेरोक्स की तरह हो गया है कि हम ओके, फोटो कॉपी ना बोल के जेरोक्स बोलते हैं, बट जेरोक्स तो एक नाम है ना। तो राइट, ऐसे ही बोटॉक्स एक नाम है, मॉलिक्यूल है बोटुलिनम टॉक्सिन। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि ये कैसे आया कॉस्मेटिक यूज में। एक्चुअली बोटॉक्स रिंकल्स और लाइंस के लिए था ही नहीं। राइट, बोटॉक्स ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट यानी जो आई स्पेशलिस्ट हैं वो यूज करते थे आज से 50-60 साल पहले, जब ये शुरू हुआ था। और बोटॉक्स क्या होता है, जब आंख फड़कती है ना ऐसे, तो यू नो, राइट, तो यहाँ पे थोड़ा बोटॉक्स दिया जाता है, क्योंकि ये मसल को रिलैक्स कर देता है, तो जो फड़फड़ाती हुई मसल है हाँ, वो रुक जाती है और फिर वो फड़फड़ाना बंद हो जाता है। लेकिन जब ये दिया गया तो ये देखा गया कि यहाँ की जो लाइनें हैं ना, जिसे क्रोज फीट बोलते हैं, बिकॉज वो एक कौवे के पैर जैसी होती Right. हैं ऐसे, सो क्रोज फीट भी लोगों की चली गई। मेरी हाँ है ना, है क्रोज फीट है। यू मेरी नीड भी हटा देना, यू नीड लाइक अ बेबी बोटॉक्स। बेबी बोटॉक्स, हाँ, ठीक है, बेबी बोटॉक्स मीन्स बहुत कम बोटॉक्स, बिकॉज Okay. एक्टर्स आप लोग कैमरा फेस करते हो, राइट, फिर आप न्यूज रीडर की तरह बिल्कुल वो नहीं लगने चाहिए ना, एक्सप्रेशंस फ्रोजन। डेड हो जाते हैं शायद, अगर ओवरडू करो तो यस, इट फ्रीजेस योर एक्सप्रेशन। ओके, या तो बोटॉक्स एक्चुअली उसके लिए दिया जाता था। फिर ये लगा कि यार इससे तो रिंकल्स भी जा रहे हैं, हाँ, तो ये कॉस्मेटिक यूज में आ गया। राइट, फिर लोगों ने उसे जहां भी मसल्स हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं और अपने साथ स्किन को भी खींच रही हैं, राइट, वहां पे हम बोटॉक्स देते हैं मसल में, ताकि मसल लेजी होके सो जाए और उसके साथ स्किन भी रिलैक्स हो जाए और ऐसे पड़ी रहे 6 महीने तक। 6 महीने तक, हाँ, 6 महीने तक बोटॉक्स से स्किन मतलब मसल रिलैक्स हो जाता है। करेक्ट। और उसके ऊपर की स्किन रिलैक्स हो जाती है। तो क्योंकि अब आपकी ये जो लाइनें आ रही है यहाँ, क्यों आ रही है, अभी देखो आप ऐसे कर रहे हो, है ना, आ रहा है कैमरा पे, तो वो इसलिए आ रहा है बिकॉज या तो आप फ्राउन कर रहे हो, या सरप्राइज कर रहे हो, Right. या स्माइल कर रहे हो। हाँ जी, तो ये एक्सप्रेशन लाइंस हैं जिन्हें बोटॉक्स से एक्चुअली रिलैक्स किया जाता है। ये होता है बोटॉक्स। और बोटॉक्स का यूज धीरे धीरे कॉस्मेटिक में आया, करीब 40 to 50 ईयर्स पहले ये बोटॉक्स मॉलिक्यूल फिर धीरे धीरे कॉस्मेटिक में जब आया,
तो अमेरिका से स्टार्ट हुआ और उसके बाद वर्ल्ड वाइड जर्मनी में अपना बोटॉक्स है उनका, अपना मॉलिक्यूल है, फ्रांस में एक अपना मॉलिक्यूल है, अभी वी आर फॉर्चुनेट कि इंडिया का भी एक अपना मॉलिक्यूल है, लेकिन इंडिया में हम लोग बाकी जर्मन, जैसे मैंने आपको बताया जियोमेनी एक जर्मन ब्रांड है, या फिर जो बोटॉक्स पर से है वो यूएस की ब्रांड है। बट बाय एंड लार्ज क्योंकि ओवर 25 इयर्स हमने सारी ब्रांड्स यूज किए हैं, तो सब एफिकेशियस है, ऑल आर सेफ। स्टेराइल बॉटल आती है, बिल्कुल पैक्ड आती है, आइस में बंद होके ये फ्रिज में ही रखी जाती है, इट इज सुपर सेफ। और बोटॉक्स जो लोग जो डरते हैं इस नाम से, एक और बात बता दूं कि बोटॉक्स न्यूबॉर्न बच्चों में भी दिया जाता है। हाँ, इसके लिए नहीं, फिर और चीज के लिए। सी कभी कभी बच्चे की गर्दन ना ऐसे होती है टेढ़ी, है ना, यूट्रस में गर्दन जैसे टॉर्टिकोलिस बोलते हैं हम उसे। तो ये क्यों होता है कि यहाँ की मसल ज्यादा स्ट्रांग है और यहाँ की कम, क्योंकि आज हमारी गर्दन बीच में क्यों रहती है, यहाँ की मसल्स टग ऑफ वॉर की तरह है, बराबर के फोर्स पे रखती है। अगर मेरी इधर की गर्दन स्ट्रांग हो जाए तो ऐसे चली जाएगी, स्ट्रांग हो जाए मसल, हाँ वीक हो जाए, स्ट्रांग हो जाए, ये पुल करेगी ना अपनी तरफ। अभी ये दोनों का एक एक प्रेशर है, हम इसमें एक और ऐसे कर दे थोड़ा स्ट्रांग तो ये इधर चली जाएगी, फिर इसको इधर स्ट्रांग करेंगे तो इधर। तो ऐसे बच्चों को दिया जाता है ये टॉर्टिकोलिस में, या रायनेक बोलते हैं उसे, जिसमें उनकी गर्दन टेढ़ी होती है, यूट्रस में ही टेढ़ी हो जाती है। बाकी जो एथलीट्स होते हैं, कभी कभी विमेन बहुत भागती हैं, तो उनकी क्या होता है ना, काफ बहुत मैनली हो जाती है, और वो अच्छी नहीं लगती, फेमिनिन नहीं लगती। सो फिर काफ मसल में भी बोटॉक्स दिया जाता है। अच्छा, बोटॉक्स पूरे शरीर में लग सकता है, जरूरी नहीं कि फेस पे ही लगता है? नहीं, माइग्रेन में बोटॉक्स यहाँ शोल्डर और नेक मसल्स में दिया जाता है। हाँ, बोटॉक्स वही तो, बोटॉक्स एक मेडिकल मॉलिक्यूल है और इस बहुत ही, इनफैक्ट माइग्रेन में तो ये पूरे स्कैल्प में दिया जाता है। अभी एक ट्रैपटॉक्स या बारबी बोटॉक्स, जब फीमेल्स बहुत वेट उठाती हैं और यहाँ पे मैनली हो जाती है ना, ये बड़े बड़े शोल्डर्स हो जाते हैं, जो मेल्स को तो अच्छे लगते हैं बट फीमेल्स डोंट लाइक इट, तो हम यहाँ भी देते हैं रिलैक्स करने के लिए। तो बेसिकली लोकलाइज मसल रिलैक्सेशन इज व्हाट बोटॉक्स डज। इसका इंजेक्शन दिया जाता है, मसल को रिलैक्स कर दिया जाता है। जैसे एक और यूज है, वो है जब किसी का फेस, ये आई थिंक आपको भी, मैंने करवाया, ये आपने करवाया था जॉब में, क्योंकि मुझे जॉब क्लिंचिंग होती थी, मैं दांत घिसने लगता था एंजाइटी में, स्ट्रेस में, तो अब मतलब ऐसे अपने आप ही चलता रहा, मुझे सर दर्द होने लगता था, तो वो तो रियलाइज नहीं होता व्हेन यू आर डूइंग इट। एब्सोल्युटली। तो मैंने जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बोला ये बोटॉक्स होगा। मैंने कहा बोटॉक्स क्यों होगा मेरा? तो उन्होंने बोला बोटॉक्स इसलिए होगा क्योंकि आपके मसल को रिलैक्स करना पड़ेगा। और मेरे बहुत पसीना आता है, मुझे बहुत स्वेट आता है, तो मैं अपने अंडर आर्म से परेशान हो गया था। अंडर आर्म्स में पसीना नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक्टर हो, शूट कर रहे हो, तो साइड से पसीना सुखाना बहुत मुश्किल है, और वो रुकता नहीं है, क्योंकि हमारे हाथ हमेशा ऐसे ही हैं, हमेशा वो हीट पकड़ के बैठा हुआ है। तो मैंने पूछा डॉक्टर से इसका क्या इलाज है, उन्होंने बोला बोटॉक्स। मैं कहा यहाँ पे भी बोटॉक्स? तो कह रहे बोटॉक्स जब मसल ही रिलैक्स कर देगा तो पसीना बनेगा ही नहीं। बिल्कुल सही। सो बोटॉक्स को हाइपरहाइड्रोसिस में दिया जाता है। इनफैक्ट कभी कभी हाथ और पैरों में भी बहुत पसीना आता है, और जो लोग बहुत बारीक काम करते हैं ना, वो कर नहीं पाते, तो ये एक प्रोफेशनल हैजार्ड भी है कि जैसे वॉच का काम कर रहे हैं या ज्वेलरी का, डायमंड का, तो उन बेचारों की तो रोजी रोटी खत्म हो जाती है। तो फिर ये हाथ का पसीना रोकने के लिए भी बोटॉक्स दिया जाता है, पैरों में भी दिया जाता है, चप्पल गिर जाती है। और बोटॉक्स बहुत सेफ है? हाँ, बोटॉक्स बहुत सेफ है, बोटॉक्स में कोई प्रॉब्लम, उसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। साइड इफेक्ट ऐसे हो सकता है कि भाई आप यहाँ दे रहे हो, आपने गलत पॉइंट पे दे दिया, बोटॉक्स दूसरी मसल में चला गया। वो तो बेसिकली मेडिकली तो वो यूज हुआ ही नहीं ना, वो तो कॉस्मेटिक में यूज कर रहे हैं। हाँ, जो कि अगर गलत हो जाए तो फिर वो फेस का थोड़ा मतलब बिगड़ सकता है, मतलब जैसे एक किसी की ब्रो ऊपर चली जाएगी अगर यहाँ ज्यादा दे दिया, यू नो, जो मोस्ट ऑफ इट इज करेक्टेबल, लेकिन देखिए बोटॉक्स का असर तो कम टाइम ही रहता है। अच्छा, और अगर किसी का गलती से बोटॉक्स ज्यादा हो गया, या जैसे कि आप बता रहे हो कि किसी को उठ जाता है, सपोज एक पेशेंट आपके पास आए होंगे ऐसे पेशेंट्स जो कि रॉन्ग फिलर्स या फिर रॉन्ग बोटॉक्स करा के आए होंगे, आईब्रोज ऊपर नीचे होंगी, फेस ऊपर नीचे हो रहा होगा, तो उसमें क्या किया जाता है? उसको करेक्ट किया जाता है इजीली। जैसे मैंने बताया कि अगर ये ब्रो ऊपर चली गई, दैट मीन्स यहाँ पे ज्यादा बोटॉक्स दिया है, जिससे ये वाली मसल ये तो वीक कर दी, अब उल्टी मसल उसको ऊपर खींच रही है ऐसे, तो ये पूरा ऊपर चला गया, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ 1-2 यूनिट्स डालेंगे, वो नीचे आ जाएगा। अच्छा, ऐड ऑन करना है उसको फिर बोटॉक्स? देखो, हम या तो बॉडी की मसल्स को स्ट्रॉन्ग तो कर नहीं सकते, हम ऑपोजिट मसल को वीक कर देंगे। ओके, साइंस। आप सोचो एक टग ऑफ वॉर है और दोनों तरफ 5-5 मेंबर हैं और वो अभी बैलेंस है।
अब मैंने एक मेंबर इधर जाके ऐड कर दिया, तो आप क्या करोगे? आप इधर का मेंबर निकाल नहीं सकते, तो आप इधर या तो ऐड करोगे या तो वो बेसिकली बैलेंस करना होता है। सही। जो ब्राउ की पोजीशन है हाँ। वो हमारे जो मसल्स ऊपर करती है नीचे करती है, इसका बैलेंस है। लेकिन अगर सपोज आप यहाँ बोटॉक्स कर रहे हो और कोई मसल में कभी कभी स्माइल टेढ़ी हो जाती हाँ। है, वो भी ये अभी आलिया भट्ट का शायद मैंने देखा था कहीं पे अच्छा, कि आलिया भट्ट आजकल ऐसे स्माइल करती है टेढ़ा करके, तो वो ओवर बोटॉक्स हो गया शायद उनका। कभी कभी ना ये स्टाइल भी होता है इनहेरेंट, क्योंकि हम अपना पूरा दोनों साइड के मसल बराबर यूज नहीं करते हैं। आप अगर देखें तो बहुत लोगों का ये स्टाइल होता है, बहुत एक्टर्स का कि अभी सिल्वेस्टर स्टेलोन जैसे आप देखें तो वो तो हाफ पैरालाइज हो गया था। he had a paralysis, yeah. So similarly बोटॉक्स में भी तो पैरालिसिस ही हो जाती है ना, बट वो छोटे टाइम तक रहती है, सिर्फ 2-3 महीने रहती है। तो अगर ऐसा है तो इट यूजुअली गोज अवे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, द पर्सन who is getting botox done has to know कि ये पॉसिबिलिटी है। तो बोटॉक्स लोअर फेस पे थोड़ा सा करने वाला एक्सपर्ट होना चाहिए। गलत मसल में गया, क्योंकि यहाँ पे ना हमारी जब हम बात करते हैं, स्माइल करते हैं, तो बहुत सारी छोटी छोटी मसल्स हैं, एक मसल से दूसरे में जा सकता है। यहाँ पे इट्स वेरी वेरी सेफ। अंडर आर्म स्वेटिंग इट्स वेरी वेरी सेफ। मैसेटर ऑल्सो इट इज सेफ विद द इंजेक्टर, और पाम्स एंड सोल्स भी इट इज सेफ। अब जैसे मेरी मम्मी के सर्वाइकल है, यहाँ मम्मी के पेन होता है और माइग्रेन भी है, तो अगर मैं उनको बोटॉक्स कराता हूँ यहाँ पे और सर पे जैसे आपने बताया, तो उनको ठीक हो जाएगा? तो पहले ना हमें कोई बोन कॉज रूल आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर स्पाइनल प्रॉब्लम तो नहीं है डिस्क में या बोन में, एक बार वो रूल आउट करें। अगर इट्स अ मस्कुलर स्पैज्म जिसकी वजह से उन्हें पेन हो रहा है, वो पेन रेडिएट हो रहा है, देन यस बोटॉक्स इज अ सोल्यूशन, एंड न्यूरोलॉजिस्ट उसके लिए नेक पे बोटॉक्स देते हैं, इट इज सुपर इफेक्टिव। और अगर स्पाइन में हो तो बोटॉक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, क्योंकि अगर स्पाइन में प्रॉब्लम है देन इट इज एट द बोन लेवल, विटामिन डी लो होगा उनका। फिर उनको क्या करना पड़ेगा कि एक्सरसाइज करके शी विल हैव टू मेक हर मसल स्ट्रॉन्गर, कि वो बोन की जहाँ पे वीकनेस है उसको सपोर्ट कर सके। सो यस, बोटॉक्स एक मेडिकल मॉलिक्यूल है। आई एम ग्लैड पारस आपने ये टॉपिक शुरू किया, बिकॉज सबसे बदनाम मॉलिक्यूल है, और एक्चुअली आई कॉल इट अ मैजिक मॉलिक्यूल, बिकॉज 2-3 मिनट में हो जाता है। आपने करवाया, आपको पता होगा। 3-4-5 दिन में उसका असर आ जाता है, आराम से 5-6 महीने उसका असर रहता है। सो हमारे यहाँ सबसे शॉर्टर ट्रीटमेंट बट लॉन्गर लास्टिंग सबसे ज्यादा इन ऑल आवर ट्रीटमेंट्स इज बोटॉक्स। और बोटॉक्स सबसे रीजनेबल भी है। हाँ, बोटॉक्स महंगा नहीं है, राइट, रिलेटिवली जो उसका रिजल्ट है जिस हिसाब से इट्स रीजनेबल। आप बता सकते हो कितना पर यूनिट कॉस्टिंग होती है उसकी, जैसे इफ समबडी वांट्स टू डू इट, क्योंकि बहुत से लोग डर के मारे पहुंचते ही नहीं है स्किन सॉल्यूशन, मतलब ऐसे स्किन क्लिनिक्स पे कि हाँ कि बड़ा महंगा होगा बोटॉक्स, ये तो सेलिब्रिटी करवाते हैं, 25-30 हज़ार रुपये लग जाता है, ऐसा सोचते हैं कुछ लोग, है ना? राइट, तो कैलकुलेशन तो आप कर लीजिए। वैसे बोटॉक्स यहाँ पे जब हम लगाते हैं तो 12 से 15 यूनिट लगाते हैं, यहाँ पे 6 से 8 यूनिट, यहाँ पे 5, और बोटॉक्स की कॉस्ट है 300 रुपये 1 यूनिट। मतलब डॉक्टर्स कहीं भी 200 से 400-500 तक चार्ज करते हैं। हाँ, जो आपकी जैसी प्रैक्टिस है, आप जिस शहर में कर रहे हो, लेकिन 300 रुपये 350 रुपये एवरेज है। तो अगर आप सोचो कि पूरा अपर फेस 12 से 14 हज़ार में पूरा फेस हो जाता है, तो इतना महंगा नहीं है। और अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आप एनीवेज फुल डोज मत कीजिए, आप बेबी बोटॉक्स कीजिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि क्या है जो मेरा करोगे यहाँ पे। हाँ, बेबी बोटॉक्स। हाँ, वो दैट्स बेबी बोटॉक्स, बिकॉज एक तो एज अ गाय यू डोंट वांट कि ब्राउज ऐसे, क्योंकि पता है मॉलिक्यूल को बुरा नाम कब मिलता है, जब कोई कहीं गलत कर दे, फिर पूरा इंडस्ट्री को वो बदनाम हो जाता है ना। अभी आपके चारों ओर आपके जितने फ्रेंड्स हैं, मैं भी आपके पॉडकास्ट देखती हूँ, लिटरली बहुत लोग ने बोटॉक्स करा हुआ है, लेकिन अगर कोई देख के बोल दे कि आपने बोटॉक्स किया है, then that's not a good job। लोग तो मुझे ही बोलते हैं मैं बोटॉक्स कराता हूँ, पता नहीं क्या क्या कराता हूँ। हाँ, मतलब वो वाली बात है कि बोलने वाले बोलते हैं, लेकिन मैं तो कोई क्रीम नहीं लगाता, लाइक मॉइस्चराइजर भी मैं लगा के राजी नहीं होता। और मेरी जो डॉक्टर जो पहले मेरा देख रही थी फेस, वो कहती है भाई तू क्रीम तो लगा, तब तो मैं तेरे फेस पे पहले कुछ करूं, पहले उसको ठीक तो कर, रिजुविनेट तो कर। मुझे ऐसा होता है कि क्रीम में लगाता हूँ, मुझे एक तो पसीना बहुत आता है, नहाने के बाद मैं आधे घंटे तक पसीने मारता हूँ। अच्छा, उसके बाद अगर मैं क्रीम लगाऊं तो वो टपक ही रहा होता है, तो फिर थोड़ी देर में वो फिर ड्राई लगने लगती है। जब ड्राई लगती है मुझे, मैं तो लगाता हूँ थोड़ा बहुत। तो मॉइस्चराइजर इंजेक्ट कर लो। हैं? हाँ, अभी हाइलुरोनिक एसिड तो सुना है। तो आजकल क्या है, हाइलुरोनिक एसिड वैसे तो शैम्पू, कंडीशनर, मॉइस्चराइजर सब में आता है। हाइलुरोनिक एसिड वो मॉलिक्यूल है जो अपने से कहीं गुना ज़्यादा
पानी एब्जॉर्ब करता है। हाँ, ओके, 1 ग्राम हाइलोनिक एसिड एक्चुअली 5 लीटर तक पानी एब्जॉर्ब करता है। अच्छा। हाँ, इन द सेंस ये एक हाइग्रोस्कोपिक मॉलिक्यूल है, छोटी छोटी, जो पानी एब्जॉर्ब करता है। तो हम जब उसे अपनी फेस पे लगाते हैं तो वो मॉइस्चर का पानी उठा के आपकी स्किन को देता है। ओके। हाँ, तो ये तो है हाइलोनिक एसिड। अभी आप बोल रहे हो कि भाई नहीं लगाया जाता, हाँ, पारस नहीं लगाएगा, चलो ठीक है। तो हम क्या करते हैं, फिर हम उसे स्किन के नीचे टाइनी नीडल से इंजेक्ट कर देते हैं ओ, हाइलोनिक एसिड को, फिर वो स्किन में जाके फैल जाता है। अब आपकी स्किन अंदर से हाइड्रेट हो गई। ये भी करते हैं। और ये तो एक्चुअली जो भी ठंडी जगह पे ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं, वेकेशन के लिए, वो लोग ये करके जाते और हैं। जिन लोगों को पसीना आता है वो भी कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, है ना? क्योंकि देखिए मॉइस्चराइजर का काम भी तो है ना आपकी स्किन में। बिल्कुल। ये आपकी स्किन को बाहर एक्सटर्नल एलर्जी से बचाता है, सेंसिटिवनेस से बचाता है, स्किन को स्ट्रेच और ग्लो देता है। और आपके साथ क्या है ना, सी आपकी जीन्स आर गुड, है ना, तो उसके भरोसे आप यहाँ तक आ गए। आ गया मैं। लेकिन ठीक है। जरूरी नहीं है कि हमेशा चलेगा। अब सेकंड क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में अभी आ रहा है, एकदम से आ रहा है, वो ये आ रहा है कि मैंने ना अभी करण जौहर को देखा था। हाँ उन्होंने बहुत सारा वेट लूज किया है, फेस कितना पतला हो गया है। हाँ। और नीचे में कमेंट्स पढ़े तो कमेंट्स में लिखा हुआ था ओलंपिक यूज किया, ओलंपिक यूज किया। व्हाट्स दैट? ओलंपिक। क्या है ये ओलंपिक? ओके, सो खैर ये भी एक टॉपिक है, ये अभी बहुत ट्रेंडिंग है। आई एम ग्लैड। तो हम ये एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स है जो डायबिटीज के लिए यूएसएफडीए अप्रूव्ड है। ओके। ओके, बट अब इसका यूज, जैसे मैंने आपको बताया कि बोटॉक्स ऑफ्थेल यूज के लिए आया था, लेकिन फिर स्किन कॉस्मेटिक में आ गया। ऐसे ही अब ओजेम्पिक वेट लॉस में आ गया है। इट इज नॉट ओलंपिक, इट इज ओजेम्पिक। ओजेम्पिक। हाँ, OZEM, ओजेम्पिक। ओके। ओके, ओजेम्पिक है, एक मोन्जारो है, एक रिबेल्सस है। तो बेसिकली ये आप खा सकते हो या ये आप इंजेक्शन ले सकते हो। अगर आप खाओगे तो ये डेली वाली मेडिकेशन है, जो इंडिया में तो अभी सिर्फ रेबेल्सस के नाम से मिलती है। बाकी इंटरनेशनली और भी कुछ ब्रांड्स हैं। बहुत फेमस फार्मा कंपनी की है, नोवो नॉर्डिस्क की। तो इन जनरल अब तक क्या था कि अगर कोई 200 किलो का है ना, वो क्या करता था? सर्जरी ना, सर्जरीज है या ना, लाइपोसक्शंस एंड एवरीथिंग। नहीं, लाइपोसक्शन नहीं पारस। लाइपोसक्शन है जब आपको फैट हटाना है, तो हम उसको सक करके फैट को निकाल के फेंक देते हैं। अभी अगर किसी, क्योंकि लॉट ऑफ दीज पीपल ईट अ लॉट, ओके, तो अरे देयर इज अ मेटाबॉलिक चेंज, इंसुलिन चेंजेस व्हिच हैपन इन द बॉडी। तो अगर स्टमक को ही काट के निकाल दो, हाँ यही तो होता है ना बेरियाट्रिक सर्जरी में। स्टमक को ही निकाल दो? हाँ जी, ये जो ईसोफेगस है इसको इंटेस्टाइन से कनेक्ट कर देते हैं, या स्टमक को, जो स्टमक बड़ा होता है उसको एक बिल्कुल पाइप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इट्स कॉल्ड, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड बाईपास सर्जरी ना, गैस्ट्रिक बाईपास। हाँ, तो ये होता था। लेकिन एसेंशियली क्या है, आपने स्टमक हटवाया या आपने इंटेस्टाइन का पार्ट कटवाया, बहुत 3-4 तरह की सर्जरीज होती हैं, या एक बलूनिंग होती है जिसमें बलून डाला जाता है। अल्टीमेटली क्या है कि ये सब आपकी एपेटाइट को किल कर रहे हैं। ओके, है ना, आप खा नहीं रहे हो। आप नहीं खाओगे तो धीरे 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 बॉडी विल स्टार्ट लूजिंग वेट। हाँ, एक ये भी बात है कि बॉडी को न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा, तो आपको कमजोरी आएगी, विटामिन डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो उसके लिए जब भी आप सर्जरी करेंगे तो आपके डॉक्टर बताएंगे कि आपको प्रोटीन्स और विटामिन्स वगैरह लेने हैं। दैट्स हाउ पीपल लूज 100 किलो, 60 किलो, 80 किलो, है ना। अभी यही लिटरली काम ड्रग कर रही है, वो आपकी एपेटाइट को बिल्कुल बंद कर दे रही है। हमारी स्टमक में, पैनक्रियास में, ब्रेन में वी हैव GLP-1 इनहिबिटर्स। थोड़ा सा साइंटिफिक है, झेल लो, ठीक है। GLP-1 इनहिबिटर, तो ये जो ओजेम्पिक है और जो खाने वाली दवा है ना, ये उनको इनहिबिट करती है। भूख मर जाती है, आदमी खाना बहुत कम हो जाता है, एंड यू स्टार्ट लूजिंग वेट। एंड फिर अभी हर किसी के बस की तो जिम जाना, एक्सरसाइज करना, दौड़ना, भागना नहीं है। सो दिस इज, और अगर जैसे PCOD है या बहुत ज्यादा डायबिटीज है, तो जिम वगैरह काम भी नहीं करेंगे ना। हाँ, यू कांट लूज वेट, किसी को तो भी आप लूज वेट नहीं करेंगे। बट थायराइड में अगर वो चीज यूज करो जो आप इंजेक्शंस बता रहे हो, यस, यू विल। रियली? यस। ये कौन सी नई चीजें आई हैं? हाँ, ये नई चीजें हैं। इसके बाद जो न्यूएस्ट है वो है मोन्जारो, MOUNJARO, मोन्जारो। हाँ, तो मोन्जारो 2 रिसेप्टर्स पे वर्क करती है, GLP और GIP। ओके। ये जो इंजेक्शन है ये सब वंस अ वीक लिए जाते हैं। वंस अ वीक? हाँ। तो ये हमको बैड इफेक्ट नहीं करते? जैसे अगर भूख रोक दी, और कितने टाइम तक भूख रुक गई इंसान की, कितना खा पाएगा, कितना नहीं खा पाएगा? आपकी भूख बहुत कम हो जाती है,
लेकिन आपका जो इंसुलिन जो सिर्फ भूख के साथ साथ, भूख तो आपको बाहर से समझ आ रहा है, राइट लेकिन अंदर भी तो हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो ये उसे रिवर्स करता है। ठीक है, Oh. ऑफ कोर्स अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर ही ले, यूजुअली जो डायबिटिक स्पेशलिस्ट हैं वो आपको ये देते हैं। वंस अ वीक इंजेक्शंस होते हैं, यूजुअली स्टमक या थाई में। आप खुद ही पेन होता है, पेन होता है, हाँ, पेन डोजेज के हिसाब से पेन होता है। हाँ एक पेन में 4 ही डोज होती है, हाँ एक महीने में वो पेन खत्म हो जाता है। धीरे धीरे बिल्ड करना पड़ता है उसको, ओके पहले लो डोज से लेके फिर ज्यादा, लेकिन इट वर्क्स। बट एक बार मैं ले सकता हूँ नहीं, आपकी ना, मुझे क्या लगता है, मसल्स है, ओके it doesn't work on muscles, it works on fat and it works on appetite. So ये है तो एपिटाइट तो मेरी कमी है वैसे हाँ, तो फिर you may not need it, हाँ। है ना। तो मतलब if you're a right candidate, आपके डॉक्टर बता देंगे, but if you can take it then it is a wonder drug. क्योंकि आज की डेट में देखा जाए बहुत से लोग अपने मोटापे से ही परेशान हैं। बिल्कुल, बहुत से लोग पता नहीं ग्रीन टीज पीते रहते हैं, आड़ी टेढ़ी एप्पल साइडर विनेगर पीते रहते हैं, और भी पता नहीं सुबह सुबह उठ के 10 रिचुअल्स करते हैं पतला करने के लिए अपने आप को, है ना। yes, और पूछते भी रहते हैं क्या करें, डाइटिंग भी कर रहे हैं, पर कुछ लोग नहीं हो पाते पतले, बिल्कुल। जैसे जिनकी एज हो जाती है, या PCOD जिन्हें की कोई वजह और बीमारी है, जैसे डायबिटीज है, हम्म, PCOD है, हम्म, थायराइड है, यहाँ आप कितना करोगे, और जितनी हैवी बॉडी होती है आप उतना वर्कआउट नहीं कर पाओगे। तो जैसे कुछ लोग जैसे बीमार होते हैं, जैसे कि उनको कोई प्रॉब्लम होती है शरीर में, लाइक डायबिटीज वाले तो ये ले ही सकते हैं, है ना। सपोज किसी को कोई और प्रॉब्लम है शरीर में, तो वो ड्रग सेफ है फिर लेना? वो यूजुअली आपके डायबिटिक स्पेशलिस्ट जो है वो कुछ बैटरी ऑफ टेस्ट करवाएंगे, ओके आपके बेसिक लिवर फंक्शन टेस्ट, आपकी शुगर प्रोफाइल वगैरह। वंस यू बिकम अ कैंडिडेट देन आप ले सकते हो। सी यहाँ पे कॉस्ट भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कॉस्ट, हाँ, बहुत Okay. बहुत बड़ा फैक्टर है कि इट्स नॉट दैट एवरीबडी कैन अफोर्ड इट। तो ये प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन होती है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, डायबिटिक स्पेशलिस्ट देते हैं ये, हाँ जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट या डायबिटोलॉजिस्ट जो हैं वो आपको प्रिस्क्राइब करेंगे। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे बहुत सारे पेशेंट्स या तो ऑलरेडी ले रहे हैं, या दे आर डायबिटिक्स, या फिर जो हमारे यहाँ फीमेल्स में PCOD होता है ना, उसमें इट्स वेरी इफेक्टिव, बिकॉज PCOD में अगेन आपको पता होगा कि वेट लूज करना मुश्किल हो जाता है। और देखिए, जहाँ तक आपने वेट की बात की, तो वेट के तो अपने ही साइड इफेक्ट्स इतने सारे हैं, ट्रू ट्रू है ना। वेट से जॉइंट्स, BP, डायबिटीज का आ जाना, देन बैक पेन, विटामिन D का लो होना, तो in itself it is a thing. So yes, if you have tried everything else और नहीं काम कर रहा है, and if you are a candidate, then you should definitely consider ये semaglutides. देखो नई चीज पता चली है, अगर पतला होना है तो वो जाओ अपने डॉक्टर के पास, अपॉइंटमेंट लो, चेकअप कराओ, उसके बाद लेना। नाम तो बता दिए दवाई का, ऐसे मिलती भी नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन पे ही मिलेगी दवाई, है ना। Yeah, बिल्कुल, होप सो, या होप सो। Yes. अच्छा, आपने विटामिन डी की बात करी, विटामिन डी कितना जरूरी है हमारे शरीर के लिए, और उसे कब कब लेना चाहिए? क्योंकि आज की डेट में जब भी हम चेकअप कराते हैं, विटामिन डी की प्रॉब्लम होती ही होती है लोगों की। बिल्कुल, मैंने मोस्ट ऑफ द मैंने जो रिपोर्ट्स देखी हैं, बिकॉज माय फैमिली इज डॉक्टर फैमिली, अच्छा, तो मुझे ये साइंस की बात आप करोगे तो मुझे सब समझ में आएगा, अच्छा। पूरा मजा आएगा मुझे। तो विटामिन डी कितना ज्यादा जरूरी है हमारे शरीर के लिए? कैल्शियम तो पता है ना आपको? राइट। आपको लगता है कि कैल्शियम और विटामिन D का कोई रिलेशन है, पारस? मुझे लगता है जैसे फॉर एन एग्जांपल, हम बचपन में बोला करते थे कि दूध पियो तुम्हारी हड्डियां मजबूत होंगी। हाँ, है ना। तो देखो, जब हम कैल्शियम खाते हैं, Right. और बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग अ डेयरी कंट्री, हम्म, हम रेयरली कैल्शियम डेफिशिएंसी देखते हैं इंडिया में, ठीक है, बहुत कम होती है। यूजुअली 9 to 11 के बीच में रहना चाहिए, और रहता है। लेकिन विटामिन, जब आप कैल्शियम लेते हो, तो कैल्शियम को इधर उधर पहुंचाने के लिए जो गाड़ी लगती है ना, वो विटामिन D होती है। ओके। तो विटामिन D का कैल्शियम से बहुत क्लोज नाता है। ओके। हम जो देखते हैं अक्सर, जैसे ये कहा जाता है कि धूप में बैठो, धूप में वो बनता है। इंडिया में तो इतना तो धूप सभी को मिलती ही है, हम ट्रॉपिकल कंट्री हैं, राइट। कि विटामिन D बने। बट हाँ जी। अभी हम देख रहे हैं कि विटामिन D, इवन जो लोग धूप में, फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ बहुत सारे पुलिस कांस्टेबल्स आते हैं, या ऐसे लोग आते हैं जिनकी बाहर ड्यूटी है धूप में, उनका भी विटामिन D3 लो होता है। इसलिए अब विटामिन D3 एक एसेंशियल सप्लीमेंटेशन हो गया है, कि आप एक बार ब्लड चेक कीजिए, अगर विटामिन D लो है, आइडियली 30 से 60-70 तक होना चाहिए। ओके। ओके, यूजुअली जो मैं देखती हूँ वो लो, एक बार मेरा खुद का 4 हो गया था, पता नहीं कैसे हो गया था। अब ऐसे ब्लड टेस्ट किया, उसमें आया विटामिन D3। तो विटामिन D3 कम जब होता है तो क्या फीलिंग आती है बॉडी में? जनरल सिम्टम्स है विटामिन D3 के, ऐसा कोई स्पेसिफिक चीज नहीं है। आपका हेयर फॉल शुरू होगा, आप टायर्ड होगे, आपको मसल और बोन्स में एकिंग होगी। अब इसमें लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है कि मसल में एकिंग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी से भी हो सकती है। राइट, ट्रू। तो और क्या है ना, विटामिन D3
फैट सॉल्युबल विटामिन है। हमारी बॉडी में 2 तरह के विटामिन है, इतना तो याद होगा, हाँ पता है मुझे, है ना, बचपन का। पता है, हाँ, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। सो ए, डी, ई और के फैट होते हैं। तो अगर कोई बहुत ओबीस है तो वो बॉडी विटामिन डी स्टोर भी कर लेती है, लेकिन अगर कोई पतला है तो वो स्टोर नहीं करती है। ओके। तो ये भी है। तो विटामिन डी आजकल बहुत डेफिशिएंट देखते हैं हम। तो विटामिन डी के लिए वो ऑयल बेस्ड कैप्सूल्स होते हैं, True. या इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस होते हैं, या फिर पाउडर होता है जो आप मुंह में ले सकते हैं। कोई भी फॉर्म में आप ले सकते हो। मुझे वो ऑयल बेस्ड इतना पर्सनली आई डोंट लाइक इट। ईटेबल। हाँ, वो भी ऑयल कैप्सूल, बिकॉज मुझे कभी कभी ऐसा भी लगता है कि इट्स नॉट गेटिंग एब्जॉर्ब्ड, अंदर जाके टूटा ही नहीं। right. तो आई प्रिफर के या तो इंजेक्टेबल फॉर्म या फिर आप वो जो पाउडर फॉर्म में आता है उसे मुंह में रखिए टंग के नीचे और वो एब्जॉर्ब हो जाता है। एंड इट्स अ वेरी गुड वे ऑफ इंक्रीजिंग योर विटामिन डी। आप इंजेक्शन भी ले सकते हैं। सो विटामिन डी लेवल्स आपको डेफिनेटली मॉनिटर करनी चाहिए। इट इज इनफैक्ट बहुत सारी स्किन कंडीशंस हैं, सोराइसिस है, बहुत सारी हैं जिसमें विटामिन डी डेफिशिएंसी एक को फाइंडिंग होती है। राइट। तो दैट्स व्हाई विटामिन डी सप्लीमेंटेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसा नहीं कि विटामिन डी डायरेक्टली आपकी बोन की, लेकिन विटामिन डी इज लाइक, उसको लगता है कि नहीं ब्लड में बहुत सारा कैल्शियम आ गया, अब ये तो बहुत दूध पी गया जट, तो वो उठा के एक्सेस को बोन में डाल देगा। लेकिन जहां आप गए फिनलैंड और आपने वहां कुछ ज्यादा खाया पिया नहीं, तो बचे हुए उसको उठा के वापस ब्लड में ले आएगा। सो इट्स बेसिकली अ मैसेंजर which is important for calcium metabolism also. So vitamin D is very important, और स्पेशली जो लोग पतले हैं, जिनकी बॉडी विटामिन एक्सेस को स्टोर नहीं करेगी, वो तो डेफिनेटली इसको मॉनिटर करें, क्योंकि इसके स्किन और हेयर पे ही नहीं, जनरली भी बॉडी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ लॉट ऑफ सिस्टम्स। ओके, अब बात करते हैं हम फिलर्स की। अब बात करेंगे, जो कि बहुत ही हॉट टॉपिक है ना? हाँ, वो तो हॉट है। एक तो बोटॉक्स बोलते हैं, और फिलर्स, बिल्कुल, कि भाई इसने फिलर करा लिया। और देखो आजकल की लड़कियों को भी तो वो चीक्स यहाँ उठे पड़े हैं, लिप्स यहाँ पहुंचे पड़े हैं, मतलब है ना, नाक भी कहाँ पहुंची पड़ी है लोगों की। बिल्कुल। तो क्या है ये फिलर्स के बारे में भी बताओ। आई एम श्योर ये फिलर्स भी जो है ये मेडिकली ही आए होंगे, लेकिन अब इसको कॉस्मेटिक में भी यूज किया जा रहा है। सो फिलर्स क्या है ना, हमेशा से ना, मतलब मैं 2000-3000 साल पहले की बात कर रही हूँ, क्लियोपैट्रा, उससे भी पहले, इजिप्शियन टाइम से पहले, हमेशा से ना वुमेन का फेस फुल एक अच्छी बात मानी जाती थी, सुंदरता मानी जाती थी। अब उसमें जो पहले फिजिशियंस थे, जो डॉक्टर्स, जिस भी लेवल के डॉक्टर्स थे उस टाइम पे, उन लोगों ने ना सब कुछ फिल करने की कोशिश की। कैंडल, इतना नहीं कैंडल आ रही है, नहीं यहाँ कैंडल जल रही है, कैंडल का वैक्स इंजेक्ट किया जाता था। कहाँ? फेस पे। क्या बात कर रहे हो? हाँ जी, मैं बहुत पहले की बात कर रही हूँ, जब कैंडल वैक्स को इंजेक्ट किया जाता था, सिलिकॉन इंजेक्ट किया जाता था, तो भयंकर साइड इफेक्ट। अभी कैंडल वैक्स थोड़ी मेरी स्किन में आप अंदर डाल दो, मेरी बॉडी रिएक्ट करेगी। तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेशंस आते थे भयंकर। तो फिर हुआ कि लोगों ने सोचा कि क्या करें, फिर फैट डालना शुरू किया है। फैट अभी भी डलता है, लेकिन कम डलता है, बिकॉज इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। बॉडी का ही फैट? हाँ, बॉडी का फैट यहाँ से लेके इंजेक्शन से निकाल के, जो मोटा हो तो बोले मेरा फैट निकाल लो, अपना ही डोनर, आप अपने सस्ता। उसके बाद फिर लोगों ने शुरू किया कोलेजन, है ना, कोलेजन। तो कोलेजन या तो काउ से होता था या पिग से निकलता था। फिर उसके लिए ऐसा नहीं है ना कि मैंने पिग से कोलेजन निकाला और भर लिया अपने गाल में, उसकी पहले टेस्टिंग करनी पड़ती है, पहले आप उसको रिएक्ट ना करो। तो बोवाइन कोलेजन एंड पोर्साइन कोलेजन होता था। तो सदियों से, मतलब आज से आई थिंक जब तक फिलर नहीं आए थे 60-70 साल पहले तक कोलेजन इंजेक्शन चलते थे, सिलिकॉन इंजेक्शन चलते थे, लेकिन इतने भयंकर साइड इफेक्ट्स। ये अगर मतलब कोई कॉन्फ्रेंस की प्रेजेंटेशन होती तो मैं प्रॉब्ली आपको स्लाइड्स दिखाती कि कितने, मतलब यहाँ पे एक इतना बड़ा गोला बन गया, फिर वो फट गया, इन्फेक्शन, हाँ, तो बहुत कॉम्प्लिकेशन। फिर उसके बाद स्टार्ट हुए ये फिलर्स में भी बहुत तरह के, पहले सेमी परमानेंट, परमानेंट, पॉलीएक्राइलामाइड। फिर अब जो फिलहाल आज की तारीख में जो फिलर्स हैं, जो सुपर सेफ हैं, जो लेबोरेटरी में बनते हैं, जिसमें कोई जानवर या किसी भी पक्षी का कुछ नहीं डाला जाता, वो है हाइलुरोनिक एसिड, जिसका हमने पॉडकास्ट के शुरू में भी बात की थी। हाइलुरोनिक एसिड जो क्रीम्स में मिलता है, जो शैम्पूज में भी मिलता है, उसी को फिलर का, हाँ, फिलर वाला ये केमिकल, हाँ, फिलर वाला ही केमिकल
लेकिन फिर वो इधर फिलर और उधर शैम्पू कैसे है, बिकॉज जब ये हाइलुरोनिक एसिड को अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के उसको क्रॉस लिंक किया जाता है, मतलब तारों से जोड़ा जाता है, तो फिर वो इकट्ठा रहता है जेल की तरह और वो इंजेक्ट किया जाता है। तो ये है, क्योंकि लैब में प्रिपेयर होता है, बिल्कुल स्टेराइल होता है, इससे बिल्कुल भी एलर्जी नहीं होती। मतलब मैंने अपने 25 साल के करियर में एक भी केस नहीं देखा जिसमें फिलर से एलर्जी हुई हो। तो फिलर सेफ है। अब रही बात आजकल क्यों ट्रेंडिंग है, बिकॉज देखो कोई चीज ट्रेंड तब होती है जब आंखों में आती है, और कोई आंखों में कब आएगी, जब वो कुछ ओवरडू हुई होगी। तो कुछ फेसेस हैं जो ओवरडन फिलर्स हैं। फिलर्स यहाँ पे या तो क्योंकि जब फिर स्माइल करेंगे तो फिर ये और ऊपर चढ़ जाएगा, आंखें बिल्कुल ही छोटी लगेंगी। नोज पे आप डालिए तो नोज प्रोजेक्ट होगी, लिप्स पे डाल सकते हैं, जॉ लाइन। सो फिलर को अगर अच्छी तरह यूज किया जाए ना, इट्स अ ब्यूटीफुल टूल फॉर फेशियल स्कल्पटिंग। ओके, लेकिन वही है कि ओवरडन इट लुक्स वेरी बैड। आजकल तो बुरा हाल है ना लोगों का, लिप्स हाँ, इतने मोटे मोटे किए कुछ हुए हैं। लोगों का, कुछ See, लोग इंडस्ट्री में या। बहुत लोग फिलर्स लेते हैं हाँ, और इतने ब्यूटीफुल लगते हैं। True, स्क्रीन पे इट लुक्स सो स्मूथ एंड हाँ। लवली फेस, बट वही है कि आप ओवरडू, हाँ ये चिन में तो आजकल चुंझ बन जाती है लड़कियों की, बिल्कुल हाँ। ऐसे कि कहीं मारो छेद हो जाए ऐसा है ना। आजकल लड़कियां बिल्कुल एकदम हाँ। तीखी करके घूम रही हैं, हाँ, नोज भी लंबी लंबी तीखी करके घूम रही हैं, चीक्स तो चलो जो है सो है, लिप्स तो पूरा डक वाली लिप्स। हाँ। अगर किसी के आज की डेट में लोग, मुझे भी एक दो लोगों ने बोला कि मैंने करा लिप्स रखे हैं। किया है आपकी तो मैं जब से देख रही हूँ बिग बॉस टाइम से। ऐसे ही है ना लिप्स हाँ, तो। हाँ। लेकिन जो लड़कियां ये इतने मोटे मोटे लिप्स करा लेती हैं, उनकी खराब तो जरूर होता है। मतलब ये जैसे जब वो फिलर जब खत्म होता है, मैंने देखा है तो अजीब हो जाता है, लटक lips। जाता है, बिल्कुल ढीला है ना? ढीला हो जाता है। हाँ, सो देखिए ओवरडन तो बिल्कुल ऑफ कोर्स किसी कोई भी चीज की नहीं आती तो सही नहीं होती, लेकिन कुछ फेसेस ना नॉर्मली दे आर ब्यूटीफुल। हर फेस का ना एक प्रोपोर्शन होता है। अब अगर आप मुझे बोलोगे डॉक्टर मुझे जॉ लाइन करनी है, तो मैं बोलूँगी मत करो, ऑलरेडी जॉ लाइन ब्यूटीफुल है। लेकिन अगर मैं आज अपना फेस देखूं तो मुझे पता है कि मेरी चिन में फिलर इज नीडेड, बिकॉज ये थोड़ी सी छोटी चिन है। तो मेरी डर्मेट भी मुझे अक्सर बोलती है डॉक कब रेडी हो गए आप, कब आप चिन फिलर करोगे। मैं करूंगी, तो आई एम अवेयर कि अगर मैं थोड़ा सा फिलर, फिर कितना डाला, ऐसा नहीं है ना कि डाल दो भाई, हाँ। चलो मैं मेरे पास पैसे है तो डाल दो, हाँ नहीं, जी। इट शुड ऑलवेज बी डन 1 ml यू सी। क्योंकि फिलर क्या करते हैं ना, फिलर जहाँ भी आप डालते हो वो एक स्पॉन्ज की तरह है, वो पानी एब्जॉर्ब करता है। अब जब भी जैसे आप लेटे तो स्किन में पानी फेस पे ज्यादा आता है, या कोई वाटर रिटेंशन हुआ, पीरियड्स के अराउंड, तो हमेशा फिलर फूल जाएगा। फिर आप कभी सूजे हुए लगोगे, कभी पटके हुए लगोगे, तो ऐसा नहीं चाहिए। फिर आप वेट लूज करोगे तो फिलर स्टैंड आउट कर जाएगा, आपका ओरिजिनल स्किन पटक जाएगी। तो फिलर करना चाहिए, लिप फिलर जैसे इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग, मेरा फेवरेट है लिप फिलर करना, क्योंकि इट एड्स अ लॉट ऑफ ग्लैमर ऑन द फेस। बट मेरे रिकॉर्ड में 1 ml से एक सिरिंज से ज्यादा जो 1 ml की होती है एक बार में नहीं करना चाहिए, लाइक मैं नहीं करती हूँ। तो ओवरडू मत करो। और एज डॉक्टर्स जो करते हैं उनका भी एक इम्पॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर पेशेंट बोल भी रहा है कि और डाल दो और डाल दो। नहीं, मैंने तो कुछ लड़कियां आजकल ऐसी देखी हैं जो कि पहले तो लड़की लगती थी, अब वो ओवर करवा करवा के ना मर्द लगने लगी हैं। बहुत सी देखी है मैंने, मतलब बहुत सी। हाँ। डरता हूँ भैया। तो एक मर्द और एक लड़की या एक मेल और फीमेल के चेहरे में ना कुछ एसेंशियल डिफरेंसेस होते हैं। फॉर एग्जांपल चिन मेल की जनरली ब्रॉड होती है। अभी अगर मेल ऐसे शेख चिल्ली जैसी पतली चिन कर ले, it won't look nice, है ना, इट इज अ मेल फीचर। देन ये जॉ लाइन, हम नॉर्मली ये मैसेटर वगैरह भी, अब आपको तो पेन प्रॉब्लम थी, अदरवाइज हम बहुत ज्यादा नहीं डालते, बिकॉज पतला हो जाएगा तो फेमिनिन लगेगा फेस। क्या डालते हैं यहाँ पे? हम बोटॉक्स नहीं डालते मेल्स में, कम डालते हैं यहाँ। हाँ, मैसेटर में, क्योंकि पतला कर देता है ना वो चेहरे को। मेरा तो हुआ नहीं पतला हुआ आप तो बियर्ड रखते हो ना, तो पता नहीं चला ना। अच्छा, उसमें अच्छा, हाँ, हुआ तो, पतला। हाँ होता है क्योंकि ये मैसेटर मसल को सॉफ्ट कर देगा तो ओवरऑल चेहरा पतला हो जाता है। लेकिन अभी कोई फीमेल है और उसका ये बहुत चौड़ा है, हमारी इंडस्ट्री में है कुछ लोगों की, बट वो पर्सनल चॉइस है कि दे डोंट डू, ठीक है। लेकिन अगर कोई चाहे तो अगर यहाँ करे तो वो ओवलिश हो जाता है, जो एक कोरियन फेस बोलते हैं, तो वो होता है यहाँ पे बोटॉक्स। तो जैसे फिलर लिप में, अंडर आई, कभी कभी अंडर आई बिल्कुल ही गड्ढे में होते हैं, तो अंडर आई फिलर शुड बी डन। मुझे जरूरत है क्या अंडर आई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
तो बिल्कुल क्या भी करूं, मुझे थोड़ा ऐसा लगता है दबा दबा नहीं सा तो लगता है। बॉल थोड़ी बनाना है चेहरे का, नहीं फोटोज में ऐसा लगता है कि जैसे मेरा अंदर घुसा हुआ है, या तो शैडो से लगता है, शैडो है वो, तो शैडो इफेक्ट तो ये बाहर नहीं कर सकते थोड़ा सा बॉल लगेगा बिल्कुल चेहरा। सर मेरा? हाँ ऐसा लगेगा जैसे आपने देखा बॉल में कुछ नहीं होता, सब एक ही कंटूर होता है। हाँ। सिर्फ फेस के कंटूर्स होने चाहिए, हम इन्हें ओजी कर्व्स बोलते हैं यहाँ पे, फिर ये चीक, तभी तो फेस अच्छा लगता है ना, तभी तो चेक दिखती है तो यहाँ आई पे। डोंट नीड इट हियर। ना यू डोंट नीड इट। तो क्या करूं जो थोड़ा सा अपने आप ही हल्का सा उठ जाए? एक्सोसोम्स हैं, हाँ पीडीआरएन है, हाँ तो पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, हाँ। पीडीआरएन, ठीक है। तो मतलब इन द सेंस अभी ना फिलर और ऊपर लगाने वाले प्रोडक्ट के बीच में भी एक कैटेगरी आ गई है नई, जिसे हम छोटे छोटे इंजेक्शन देके थोड़ा थोड़ा हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो ऐसे फूकता नहीं है वो, क्योंकि वो क्रॉस लिंक फिलर नहीं है, वो ऐसे टूटा हुआ फिलर है, ओके। तो वो इंजेक्ट होता है, वो आपके लिए ठीक रहेगा, बिकॉज वो सुपरफिशियली हाइड्रेट करता है, लेकिन वो ऐसे फुलाता नहीं। फुलाएगा नहीं। आजकल मैंने एक और चीज सुनी है, ये चम्स फेशियल क्या है? मेंस्ट्रुअल फ्लूइड वाला ना? हाँ ये क्या है? नहीं ये आज की चीज नहीं है पारस, ये फ्रॉम टाइम्स इमेमोरियल ना कुछ ये अतरंग चीजें चलती रहती है जिसका कोई भी रोल नहीं है। हम अभी मैंने अपने 2 डेकेड के करियर में सीमन फेशियल, जिसका हाँ सीमन इज वेरी गुड विद फ्रक्टोज एंड इट गिव्स लॉट ऑफ बूस्ट टू द स्किन वगैरह। अगेन पर बकवास। किसका सीमन? कुछ सीमन जानवर तो का? नहीं खुद का? किसी का भी सीमन अवेलेबल होता है और उससे फेशियल होता है, यार लेकिन कोई किसी का खैर ऐसे कैसे लगा हाँ सकता है? ये फैड है, ठीक है। तो ऐसे ही जैसे सीमन फेशियल, स्नेल फेशियल, पूप फेशियल। हैं? हाँ पूप फेशियल अभी मैं रिसेंटली देख रही थी। तो क्या है ना कि अभी क्योंकि हम एक डिजिटल मीडिया एज में रहते हैं ना, सो लॉट ऑफ पीपल फील कि कोई उल्टी सीधी टर्म यूज करके यू गेट एन तो अटेंशन। ये यूजलेस है चीजें? बिल्कुल यूजलेस है। मतलब ये सही में किसी ने अपने मुंह पे ऐसे लगाया पूप? हाँ हाय हाय, कुछ टाइम पहले देवर पिक्चर्स छी, अभी छी, लास्ट छी, वीक या छी। क्यों पे लोग यूरिन पीते हैं? हैं? अब ये नहीं वो तो गऊ का पीते हैं ना, वो अलग होता है। अपना पीते हैं। अपना? हाँ आपने सुना नहीं? किस चीज के लिए? ऐसा माना तो जाता है कि उसमें बहुत सारे वो हैं, लेकिन मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करती, टॉक्सिन्स बिकॉज कितने होते हैं? एग्जैक्टली इट इज एक्सक्रीटा ऑफ द बॉडी। सो जब लोग इतने, और ये अभी की बात नहीं है, ये तो वन ऑफ आवर बिग लीडर आल्सो यूज्ड टू आई बिलीव डू, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड और रेड। हाँ तो खैर ये तो बिल्कुल ही बेकार है, और अगर आप कोई ऐसी कोई चीज है तो प्लीज फॉलो मत कीजिए। आज साइंस है, आज तो हम ये भी बोलते हैं कि जैसे आप घर पे दही बेसन है ना, चंदन नहीं होता था, हम बचपन, आई डोंट नो आपको, बट हम तो बहुत चंदन लकड़ी पे घिस के लगाते थे गोरे होने के लिए, है ना, वो चंदन पत्थर पे। तो ठीक है उसका एक अपना रोल है, बट एक लिमिट तक। राइट। अभी साइंस इतनी डेवलप्ड है कि हम अभी एक्सोसोम्स बना रहे हैं, हम नैनो पार्टिकल है, ओला पेप्टाइड्स हैं, सेरामाइड्स हैं, सो ये सब साइंस बहुत आगे ये बढ़ सब गई। चीजें जल्दी रिएक्ट करती हैं बेसिकली, देख रहे ये हैं तो। अच्छी एब्जॉर्ब होती है, इसमें हमें पता होता है कि क्या चीज क्या करेगी, ये गैस वर्क नहीं होता। अब आपने मुल्तानी मिट्टी लगाई ड्राई स्किन पे तो स्किन और फट जाएगी ना। ट्रू। लेकिन यहाँ हमें पता है कि कौन सा हाइलुरोनिक एसिड, कौन सा एक्सोसोम, कौन सा पीडीआरएन क्या आपकी स्किन के लिए चाहिए, या ग्लूटाथियोन है जो उसके इंजेक्शन दिए जाते हैं पिगमेंटेशन के लिए, लाइंस के। आपकी तो आंखें चमक गई। ग्लूटाथियोन एक और है सब्जेक्ट हमारे पास। ओके सो ये सब आई थिंक आई ऑलवेज से कि गो बाय साइंस, बिकॉज यू आर फॉर्चुनेट टू बी लिविंग इन दिस एज, है ना। 20 30 40 साल पहले लोगों के पास ये चॉइस नहीं थी, तो वो कुछ भी करते थे। ऐसे तो अर्लियर टाइम्स में लोग ईंट को रगड़ के उसमें से कलर निकाल के ब्लश और लिपस्टिक लगाते थे, है ना, मतलब पिगमेंट वाली बात थी। लेकिन अब जब है, और एक नहीं, वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइसेस, तो अब क्यों नहीं यूज करोगे ना। अब भी हम पत्थर जला के थोड़ी आग जलाएं, I think we should live in present age because we are very fortunate. True. And we should embrace. सबको रिजल्ट्स भी जल्दी चाहिए ना। बिल्कुल। And we should embrace because आज की तारीख में आप पिन पॉइंट कर सकते हो कि मुझे ना ये चाहिए और मुझे नहीं चाहिए। ओवरऑल नहीं है, जैसे पहले क्या था कि सब अंदाजे वाली चीज, बिकॉज वही चॉइस थी, आज ये चॉइस है। And I think we are very lucky. Right. What do you say? No glutathione. Glutathione की भी स्टोरी कुछ बोटॉक्स जैसी है एक्चुअली। ग्लूटाथियोन इट्स एन एंटीऑक्सीडेंट। अब मुझे नहीं पता कितने लोगों को समझ आता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। एंटीऑक्सीडेंट ऑफ स्किन, नो?
हाँ, बॉडी का बॉडी का लिवर का, बॉडी का। ओह, तो जैसे वर्ड एंटीऑक्सीडेंट यानी कि ये किसी ऑक्सीडेशन के अगेंस्ट काम कर रहा है। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे प्रोसेसेस डीजेनरेटिव होते रहते हैं जहाँ ये ऑक्सीजन स्पीशीज बनती रहती है, ऑक्सीडेटिव डैमेज। मतलब जो हम बेसिकली मेडिसिन खाते रहते हैं कुछ लोग हाँ, जैसे मेडिसिन painkillers खाते हैं, पेन किलर्स खाते हो, या आप बहुत वर्कआउट कर रहे हो तो भी इन्फ्लेमेशन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है, एजिंग हो रही है, हाँ, कोलेजन टूट रहा है, तो यहाँ पे सब में ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व जिससे हमारा बेसिक सेल्स फंक्शन कर रहे हैं लेकिन उनकी डेथ भी हो रही है। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं, जो ये बन रहे हैं ना केमिकल्स, इनको जाके कम कर देते हैं। दैट मीन्स दे आर वर्किंग एट अ मॉलिक्यूलर लेवल, नॉट जस्ट ऑन द स्किन और ऑन द हेयर। सो ये एंटीऑक्सीडेंट सिर्फ ग्लूटा नहीं है, ग्लूटा इज कंसिडर्ड द मास्टर एंटीऑक्सीडेंट। बाकी विटामिन ई है, विटामिन सी है, ये देयर आर लॉट ऑफ अदर, जो आपने जिंकोबा बोला था बीच में, वो हाँ, जिंको बिलोबा वो है, बहुत सारे, देयर इज अ लिस्ट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट। ठीक है। इनफैक्ट इवन अगर आप कोई भी डार्क कलर्ड फ्रूट की बात करें, या रेड वाइन की बात करें, या पर्पल ग्रेप्स की बात करें, या प्लम्स, ऑल आर वेरी रिच। जितना डार्क कलर होता है उतना एंटीऑक्सीडेंट लेवल ज्यादा होता है। ब्लूबेरीज आल्सो, राइट? ब्लूबेरीज आल्सो, राइट। सो इन जनरल ग्लूटाथियोन एक एंटीऑक्सीडेंट है, तो इसे आप खा सकते हो ओरली। आप इसको एज पाउडर ले सकते हो मुंह में, आप इसकी ड्रिंक्स आती हैं, शॉट्स आते हैं, ग्लूटा शॉट्स, वो ले सकते हो। और ऑफ कोर्स इसको आईवी भी दिया जाता है। तो ये केमिस्ट पे मिलता है सब कुछ? केमिस्ट पे मिलता है। तो आईवी भी केमिस्ट पे मिल जाता है? नहीं, आईवी केमिस्ट में नहीं मिलता। और अगर कोई बोल रहा है आपको तो प्लीज लेना भी मत, क्योंकि आजकल मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, मतलब मुझे नहीं, पहले भी आते थे, बहुत मैंने दोस्तों को देखा कि ना ग्लूटाथियोन जब बहुत ज़्यादा फेमस हुआ तो लोग मैसेज करने लगे कि हम आपके डोर स्टेप पे आपको ग्लूटाथियोन डिलीवर करेंगे, मैं इस कंपनी से हूँ, उस कंपनी से हूँ, तो यू कैन इंजेक्ट योर सेल्फ और यू कैन आस्क योर नर्स टू इंजेक्ट यू। तो क्योंकि ये आईवी में लगता है, मतलब नसों में लगता है इंजेक्शन ये वाला, तो इसको घर पे लगाना चाहिए नहीं ना? और मैंने ये भी सुनने में है कि ग्लूटाथियोन अगर आप गलत लगा लो, ऐसे कोई नकली लगा लो, तो सबसे पहले आपका लीवर खराब होता है। उससे पहले तब तक तो आप बचोगे ही नहीं, लीवर खराब होने तक तो हार्ट में जाएगा ना, रिएक्शन हो जाएगा, एनाफिलैक्सिस हो जाएगी, एलर्जी हो जाएगी, तो नहीं खैर घर पे तो इट्स आउट ऑफ क्वेश्चन, यू नो। और एक और चीज, जैसे कि मैंने सुना था, ये स्टार्टिंग में मेरी फैमिली ने बताया था कि ग्लूटाथियोन आया क्यों था। ग्लूटाथियोन इसलिए आया था ना कि जो कैंसर पेशेंट्स होते थे उनकी मेडिसिन बहुत ज़्यादा हार्श होती थी, उससे उनके शरीर में टॉक्सिन्स बहुत बनने लगे थे, उसकी वजह से ग्लूटाथियोन लगा के उनके टॉक्सिन्स को बाहर निकाला जाता था। स्पॉट ऑन, है ना? स्पॉट ऑन। सो यूजुअली क्या होता था कि कैंसर जब आप कीमोथेरेपी लेते थे तो एक तो स्किन का कलर डार्क हो जाता था, बाल बहुत कर्ली हो जाते थे, झड़ने लगते थे, स्किन डल हो जाती थी, तो तब ग्लूटा दिया जाता था, इंट्रामस्कुलर और आईवी दिया जाता था, तब भी आईवी दिया जाता था उसके पेशेंट्स को, वो कम करने के लिए। तब देखा गया कि पेशेंट का कलर भी क्लियर होने लगा, बाल भी स्ट्रेट हो गए, झड़ने भी बंद हो गए, इसलिए फिर ये कॉस्मेटिक यूज में आ गया। तो जो जिन लोगों के बाल झड़ते हैं वो ग्लूटाथियोन लगाएं? ग्लूटा इज वेरी गुड फॉर हेयर लॉस। हम अब जो हम हेयर ड्रिप्स देते हैं आईवी, उसमें ग्लूटा इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अलोंग विद और बहुत सारे विटामिन्स। तो मतलब जो लोग अभी जैसे पूछते हैं मेरे से भी, कुछ लोग मैसेज करते हैं कि भाई बाल जा रहे हैं, क्या करें, है ना, तो दे शुड गो फॉर ग्लूटाथियोन। बाल जा रहे हैं तो एक जनरल सा स्टेटमेंट है, बाल हार्मोनल रीजन से भी जा सकते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी से भी जा सकते हैं, बायोटिन की डेफिशिएंसी से भी जा सकते हैं, और ऑक्सीडेटिव डैमेज से भी जा सकते हैं, हेरिडिटरी, हाँ वही हार्मोनल बॉल्डिंग जिसे एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया बोलते हैं, वो सबसे जा सकते हैं। लेकिन ग्लूटा अगर किसी को टीलोजन लॉस है, हेयर लॉस है, इट इज अ गेम चेंजर। वाओ। या एंड एज मैंने बताया, अगर आपको नहीं कहीं क्लिनिक है कि आप नहीं आईवी ले सकते, सी आईवी का फायदा खाने के कंपैरिजन में ये है कि वो जल्दी काम करता है। हमारे यहाँ बहुत सारी ब्राइड्स आती हैं जो जिन्हें ना अभी 1 ही महीना बचा है, 6 हफ्ते बचे हैं, तो इतने में तो ग्लूटा काम करना ही शुरू करता है अगर हम ओरली देते हैं, तो वहां पे हम फिर उनको वीकली या 10 डेज में आईवी दे देते हैं। और आईवी सिर्फ ग्लूटा नहीं दिया जाता है, उसके साथ विटामिन सी, एन एसिटाइलसिस्टीन, मैंगनीज, जिंक, बहुत सारा दिया जाता है आईवी इंग्रेडिएंट्स, डिपेंडिंग ऑन हम क्या रिजल्ट है। सो बेसिकली देखा जाए तो इंजेक्टेबल्स आर सेफर एंड फास्टर only under supervision and only in a clinic, only in a clinic। मतलब 2 हमारे dermatology clinics हैं, but we always keep all the emergency medications, we are in touch with the doctor if need be, because
ब्लड में, जैसे आपने बोला ना कि नस में डाल रहे हो, नस में हम Nerves, वेन, हाँ, veins. वहां पे डाला जा रहा है, तो इट्स मतलब इनफैक्ट डॉक्टर हैज टू बी प्रेजेंट टू ओवरलुक दैट। ट्रू हाँ, ट्रू, हार्ट बीट तेज होगी तो क्या होगा, एग्जैक्टली है ना? एग्जैक्टली। तो इट्स इम्पोर्टेंट, हालांकि अगर इफ इट इज पहले टेस्ट किए हैं, देखा है कि बॉडी में कोई वैसे एलर्जी नहीं हो, और तो इट इज सेफ, बट ओनली अंडर सुपरविजन ऑफ अ डॉक्टर। हाँ, अगर आपको इतना शौक है ग्लूटा को चेक करना है तो आप ओरल ग्लूटा स्टार्ट कर दीजिए, लेकिन उसका आईवी घर रिजल्ट पे स्लो होगा ना, स्लो होगा ना। स्लो होता है, लेकिन लॉन्गर लास्टिंग भी होता है। उसकी डोसेज राइट लेनी पड़ती है, 1000 to 1200 मिलीग्राम, और उसको विटामिन सी के साथ। ओके, हाँ, मतलब खाली ग्लूटा अलग से ले लिया, विटामिन सी कभी और, ये कभी और, तो एक्सपेंसिव नहीं पॉटी होगी फिर तो सुबह अच्छा पूरा निकल जाएगा। ग्लूटा एक्सपेंसिव तो होता है थोड़ा। राइट हाँ, तो साथ में ही लीजिए। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि पानी में विटामिन सी डाल के ग्लूटा रखो और फिर इस पानी से पियो, तो यू विल मेक श्योर कि वो विटामिन सी के साथ ही लिया जाए। ओके नहीं तो वो लिवर में एब्जॉर्ब नहीं होगा। ओके। तो आजकल जिम में ना बहुत से लड़के ले रहे हैं एम्प, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। ये मुझे आप ही ने बताया था जब मैं सबसे पहले आपसे मिलने आया था। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये बताओ कि ये एम्प कितनी घटिया चीज है और लोगों को नहीं लेना चाहिए ये चीज। मैंने यूज किया था, हालत खराब थी। मैं बोलूंगा एंजाइटी, शायद मुझे उसकी वजह से 90% एंजाइटी थी। डिप्रेशन भी उसी की वजह से मुझे आया हुआ था, और भूख बिल्कुल भी नहीं लगती थी उससे। मुंह में छाले हो जाते थे, ड्राई हो जाता था मुंह। पर उस वक्त मुझे लगता रहा, अरे नहीं यार, ये तो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ट्रेनर्स ने ये बोल के डाला था कि ये वेट लॉस के लिए होता है, और ऐसा ड्रग है वो जो कि आपको हैबिट लग जाती है उसकी। प्लीज उसके बारे में बताइए। सो एम्प जो आपने बताया, एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये घोड़ों का इंजेक्शन है। अगर आप इंजेक्शन के पीछे देखो तो उस पर लिखा है नॉट फॉर ह्यूमन यूज, पहली बात। तो ये किसी को लेना ही नहीं अरे चाहिए। मैम, वो तो स्टिकर लगा के दे देते हैं ना अब हाँ, तो। करेक्ट। तो ये जिम ट्रेनर्स जो है ना, जिन्हें लॉट ऑफ पीपल इतना ट्रस्ट करते हैं, वो डेफिनेटली ये पुश करते हैं। बिल्कुल यूज नहीं लेना चाहिए। एक्चुअली घोड़ों को भी ना ये इलीगल है देना। ये हॉर्सेस को दिया जाता है रेस से पहले। ये करता क्या है, ये हमारी बॉडी में जो सेंटर बॉडी है, हमारे हार्ट, लिवर, किडनी, जी, यहाँ का ब्लड लेके और हाथ पैरों में भेज देता है, ताकि आपको इतनी एनर्जी मिले कि आप रेस में भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो। और कई बार घोड़ों की रेस के एंड में डेथ भी हो जाती है। राइट, मैंने देखा है। बिकॉज ये हार्ट बिल्कुल फेलियर में चला जाता है। ओके। एंड सेम चीज आप जब आप ले रहे थे, आपने भी देखा होगा कि आप बहुत ज्यादा वर्कआउट कर सकते मेरी हो। हार्ट बीट 222 थी। मेरे पास फोटो भी है अभी भी। मैं डॉक्टर के पास ही गया था अपना इंजेक्शन लगवाने, बिकॉज आई वाज डूइंग सम रावण का शो। तो मुझे बॉडी थोड़ी बनाई थी, तो आई वाज टेकिंग अ बिट ऑफ स्टेरॉइड इन एन, मतलब डॉक्टर से ही ले रहा था पूरा देख रेख में। तो उसने पहले मेरी हार्ट बीट चेक करी। उसने देखा 222। उसने बोला ये नहीं हो सकता। उसने बोला दूसरा मीटर लेके आ। उसने दूसरा मीटर लगाया, 222। वो कह, तू ठीक है? मैं कहा हाँ मैं ठीक तो हूँ। कह रहा उसने हाथ ऐसे कर, मैंने हाथ ऐसे करे, मेरे हाथ भी नहीं कांप रहे थे। नहीं उसने बोला कैसे हो सकता है ये? उसने फिर मेरे अंदर जाके ईसीजी करी। उसने बोला पारस ये गलत चीज है, ये मत करो तुम। एक तो अभी पहले जाके एक रेस्टिल खाओ, दवाई थोड़ी सी रिलैक्स हो, वरना नींद भी नहीं आएगी तुमको। Absolutely. और उस टाइम जब मैं वो इंजेक्शन लगाता था, मैं रात को कब सोता रहा मुझे पता नहीं चलता, और सुबह उठता था तो मुझे कुछ याद नहीं होता। ऐसा लगता था सब ब्लैंक, जीरो, मतलब ऐसा लगता था ये सब कुछ खत्म है, गायब है, कुछ पता ही नहीं है कि मैं हूँ कहाँ। इज आल्सो अ साइड इफेक्ट। प्लीज बताओ एम के बारे में। तो एम्प तो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। देखो एम्प लोग वैसे तो आईएम लेते हैं, नहीं तो आईवी भी ले लेते हैं, और लेने में एक्सपर्ट भी हो जाते हैं। आईवी ही लेता था मैं तो। आप आईवी बोलते थे। आईएम के कंपैरिजन में आईवी तो और डेंजरस है ना, बिकॉज वो तो सीधा ही ब्लड में जा रहा है। तो बिल्कुल एम्प नहीं लेना चाहिए। जो भी हमने एक्चुअली कई बार कोशिश भी की बताने की, लेकिन वो ट्रेनर इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग होता है ना कि वहाँ अपनी आवाज फीकी पड़ जाती है। फ्रेंड्स मरे हैं उसकी वजह से। जी, मैंने सुना। मैंने जिम में, मैंने यहाँ पे एक जिम ज्वाइन किया हुआ था उसी टाइम पे 2019 में। तो उस ट्रेनर ने उस जिम में, मैं कहता हूँ 16 15 साल के बच्चों को भी एम्प लगवाना शुरू कर दिया था। और मैं बाथरूम में जाता था ना, ऐसा लगता था कि ये ऐसा बाथरूम हो गया कि जैसे ड्रग्स वाला बाथरूम नहीं होता, नीचे पेन गिरे हुए, इंजेक्शन गिरे हुए, लाल 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 टोपियां गिरी हुई हैं। और मैं जिम में लड़कों को देख रहा हूँ, उनके नसें यहाँ से पूरा ब्लैक हो रखा है, यहाँ से लेके यहाँ तक, क्योंकि बार बार यहाँ पोक नहीं करेंगे, तो यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, यहाँ भी पोच रहे हैं। कोई तो पाँव में भी लगा रहा है। हाँ। कि पाँव की मोटी नस है। उनको ये नहीं पता कि नसें बहुत अलग अलग प्रकार की होती हैं, जरूरी नहीं जो यहाँ है वो आपको वहां भी मिल जाए। और एक बंदे ने लगा लिया, शायद उसको लगाता था पहले 1 ml,
1 ml का उसका 5 ml हो गया क्योंकि आदत पड़ गई उसको। 5 का 10 ml फुल बॉटल लगा के सिर्फ अंडरवेयर में लिंक रोड पे ही वाज रनिंग, भाग रहा था वो, क्योंकि My उसको God. वो नहीं हो रहा था। और पुलिस उसके पीछे पड़ी हुई थी, पुलिस उसको पकड़ी, पुलिस वालों को मारने लगा और उसका बहुत बुरा हाल हुआ था। उसको उसी वक्त हॉस्पिटल लेके गए, स्टेशन नहीं लेके गए। My God. तो ये इतनी बुरी चीज है गाइस। आप अगर जिम करते हो और एम्प लेते हो, मैं सच्ची बोल रहा हूँ, दूर हो जाओ, दिमाग खत्म हो जाएगा। अगर तुमने अभी छोड़ा थोड़ी दम लगा के कि सोच लेके भाई नहीं लेनी ये चीज, 4-5 महीने प्रॉब्लम होगी अगर किसी डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करते। अगर डॉक्टर आ गया ना साथ में तो मुझे लगता है तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुमको दवाई देके सेट कर दिया जाएगा। एम्प बहुत बेकार चीज है, नेवर यूज इट, कभी यूज मत करना, ठीक है। एक्चुअली एम बैन हो जाना चाहिए, Ban बिकॉज हो ये जाना जानवरों चाहिए। के लिए भी अच्छा नहीं है और डेफिनेटली ह्यूमंस को तो नहीं लेना Yeah. चाहिए, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। आई एम ग्लैड पारस कि आप ये अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हो, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे जो इसके शिकार होते हैं ना, वो यंग जो हमारी बिल्कुल। जनरेशन है वो होते हैं, जी बिल्कुल, जो जिम तो जाते हैं मेहनत करने, बॉडी बनाने, बट देन दे गेट एडिक्टेड टू दीज यस थिंग्स। यस So यस, yes, so a very very clear message and a request to everybody, please rethink। कोई भी इंजेक्शन आपका जिम इंस्ट्रक्टर से लेने के बाद मत ले, बिल्कुल। आप शो इट टू योर डॉक्टर, टेल देम कि आप मुझे नाम लिख के दो, मैं खुद केमिस्ट से लूंगा, Yeah. डॉक्टर से कंसल्ट Yeah. करूंगा और तब लूंगा इसे। या इवन टेस्टोस्टेरोन इंजेक्शंस आल्सो, जो भी अगर आप यूज करते हैं या टैबलेट्स भी खा रहे हैं, डॉक्टर से पूछ के खाएं। हो सकता है कि आपकी बॉडी में नीड ही ना हो उसकी। True? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो इससे आगे बढ़ते हैं व्यायाम से। अभी मैंने एक और चीज सुनी थी मैं भी बहुत कुछ सुनता हूँ। ये सैल्मन स्पर्म क्या है? सो सैल्मन तो आपको, आई डोंट नो, आपने अगर नेशनल ज्योग्राफिक वगैरह पे वीडियो देखे हैं कि जो सैल्मन जो फिशेस है ना, और जो वेल्स भी हैं, इनके जो स्पर्म्स है ना, ये पूरे ऐसे चादर की तरह बिछ जाते हैं समुद्र पे। ओके, अब जो ये हमें कमर्शियल सैल्मन डीएनए आता है, सैल्मन स्पर्म डीएनए, वो तो मुझे नहीं पता एग्जैक्टली वो किस सोर्स से लेते हैं, लेकिन दैट हैज़ वेरी गुड स्किन रिजुविनेटिव प्रॉपर्टीज। तो ऐसा नहीं है कि आपके पास पूरे स्पर्म के अंडे आ रहे हैं, नहीं मैं वही उसका सोच रहा था DNA कि ये कहाँ से निकालते होंगे स्पर्म जाके। नहीं, वो एक्सट्रैक्ट होता है। आपको पता है अगर 70% दुनिया पानी है और हाँ। पानी में वाइल्ड लाइफ है Right. और वहाँ पे ये सब होता है, पर वो जो सैल्मन डीएनए है ना, दैट इज, जैसे हम सपोज एमएनआरएफ कर रहे हैं चेहरे पे या माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, तो हम उसके ऊपर वी पुट दैट बिकॉज इट इज अ वेरी गुड रिजुविनेटर। डीएनए है उसमें, सैल्मन स्पर्म एग्जैक्टली स्पर्म का डीएनए। So that is one of the exotic beauty ingredients which is used, but again उसमें purity का chance होता है, source कहाँ से आया जो आपने पूछा, इसमें China and Korea are very big in this, lot of products come from there, so है like जब तक चाह रहेगी ना अच्छी स्किन की तो ये सब रहता है, and we also use this and I find it good। अच्छा, आप भी यूज करते हो? Yeah, we use मुझे it यूज करना in a- चाहिए? सी डायरेक्टली नहीं, बिकॉज एब्जॉर्ब नहीं होगा। हाँ। जब भी कोई माइक्रो नीडलिंग प्रोसीजर हो ना, जैसे आपने डर्मापेन किया, डर्मरोलर किया, एमएनआरएफ किया या मीजोपोरेशन किया, तो तब लगा के स्किन में पेनिट्रेट तो होना चाहिए ना। ओह हाँ, ओके, मुझे लगा शायद इंजेक्शन होता है, अंदर डालना होता है ऐसे करके। इंजेक्शन से नहीं डालते, बिकॉज हम उसको छोटे छोटे चैनल्स बना के और उसके ऊपर उसको समझ गया। पेनिट्रेट करते हैं। समझ गया, ठीक है। अभी आपने कोरिया की बात की, चाइना कोरिया, ये कोरियन फेशियल जो इतना आजकल जो चल रहा है, ऐसे सुनने में है कि कोरियन फेशियल कराओ तो हमारी स्किन पे कितने लेयर्स होती हैं? 3 लेयर्स आई गेस। वो 2 लेयर हट जाती हैं, सिंगल लेयर रह जाती है और आपका फेस ग्लासी हो जाता है, ग्लॉसी एंड ग्लासी। ओके, सो कोरियन स्किन केयर या कोरियन जो इंग्रेडिएंट्स हैं, अभी इंडिया में इसका बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है। आप हाँ। कोई भी ऑनलाइन साइट देखेंगे ना तो कोरियन प्रोडक्ट्स हैं। ऑफ कोर्स कोरियन प्रोडक्ट्स आर गुड, आई एम नॉट डिनाइंग, बिकॉज सम इंग्रेडिएंट्स व्हिच दे यूज आर वेरी गुड फॉर स्किन एक्सफोलिएशन एंड हाइड्रेशन, बट सिर्फ कोरियन प्रोडक्ट्स यूज करके इंडियन स्किन विल नॉट बिकम कोरियन, because Korean skin, by virtue of their genetics and their geographics, is a different skin type. ट्रू ट्रू। For example, उसमें pigmentation नहीं होता. We are more pigmentation prone people. So Korean skin is more intended at a stretchy skin, shiny skin. और जब जैसे एक बलून को लेके अगर हम खींचते हैं या स्किन को भी आप खींचोगे तो it shines, it Yeah, glows true, because it reflects light. So same principle है। तो हम कोरियन स्किन लाइक स्किन अचीव कर सकते हैं इंडिया में,
लेकिन खाली कोरियन प्रोडक्ट यूज करके यू कैन नॉट गेट दैट स्किन. हमारी एजिंग ही अलग होती है, यू नो, वी हैव मोर ऑफ एजिंग है, वी एज फॉरवर्ड. हाउ जो वाइट लोग होते हैं दे एज डाउनवर्ड्स, उनको ये पूरा लटक जाता है. अच्छा. हाँ, हम इंडियंस एक्चुअली स्लो एज होते हैं बिकॉज वी हैव मोर मेलानिन इन आवर स्किन. आज अगर आई एम 50 प्लस है ना, आप कोई वाइट स्किन लो, सेम यू नो सिमिलर एज ग्रुप एंड वर्क प्रोफाइल, तो वहां पे रिंकलिंग वगैरह बहुत होती है. इसीलिए ये जो पूरा आपने बोटॉक्स और फिलर्स और ये सब बात की ना, ये शुरू वहीं हुए थे, इसकी डिमांड वहीं पे थी. दे हैव मोर एक्सपीरियंस. पिगमेंटेशन और इंडियन स्किन को हैंडल करने का वी डेफिनेटली हैव मोर एक्सपीरियंस. Okay. So Korean skin is okay. There are some Korean products which are my favorite also, which can be included, but you can't just depend only on that. No, Indian skins are more, I would say, difficult skins, more reactive skins. We tend to land up getting dark very soon. So we are different. ठीक है. अब मुझे जानना है थ्रेड्स के बारे में. लोग थ्रेड्स भी बहुत कराते हैं और मुझको मेरे एक डॉक्टर ने बोला कि तू थ्रेड्स करा ले, तेरे लिए तो बहुत अच्छा रहेगा. फेस थोड़ा पतला हो जाता है कहते हैं, और शायद जैसे आपने बोला कि स्किन वैसे करो तो खिंचता है. हाँ. तो उससे खिंचता है और कोलेजन भी बनता है उससे. बिल्कुल ऐसा होता है. बिल्कुल सही बोला आपके डॉक्टर ने कि इट्स लाइक जैसे तंबू कैसे गाड़ते हैं ना. हाँ. है ना, तंबू गाड़ते हैं ना. हाँ. तो हम कहीं तो अटका देते हैं, कहीं तो अटकाना पड़ता है, और फिर हम पूरे उसमें टेंट में डाल के और फिर ऊपर अटका देते हैं. सिमिलरली जब ये स्किन ढीली हो जाती है, लटक जाती है, आप तो मुझे इतने एप्ट कैंडिडेट नहीं लग रहे हो अभी. अच्छा. अनलेस आपकी स्किन और थोड़ी ढीली हो जाए या और कुछ साल बाद, अभी मुझे नहीं लग रहा. लेकिन मोर एज्ड स्किन, मोर वॉल्यूम लॉस है जैसे, या किसी ने बहुत वेट लॉस किया तो भी स्किन ऐसे लटक जाती है, वहां पे हम लोग थ्रेड्स डालते हैं. और वो सिंपल थ्रेड्स नहीं होते हैं, वो पीडीओ मटेरियल के बने होते हैं. ठीक है, केमिकल नेम है, PLLA थ्रेड्स होते हैं, पीडीओ थ्रेड्स होते हैं. तो ये थ्रेड्स में छोटे छोटे कांटे होते हैं. तो जब हम उसे डालते हैं तो वो सीधा चला जाता है. हाँ. लेकिन जब हम उसे खींचते हैं तो वो खुल जाते हैं. हाँ. एंकर की तरह, और वो स्किन को ऐसे पकड़ के ऐसे उठा देते हैं. ओके. तो वो तो होता है इमीडिएट एक्शन. आप किसी की स्किन बहुत लटक रही है, फास्ट फॉरवर्ड एक्शन चाहिए, थ्रेड डालो और वो लिफ्ट हो जाती है. लेकिन ये थ्रेड हमेशा नहीं रहते हैं, ये विद इन 2 to 3 months ये थ्रेड डिसॉल्व हो जाते हैं बस. हाँ नहीं, लेकिन तो नहीं तो फिर कोई क्यों करेगा ऐसे ना. तो जहां जहां थ्रेड्स जाते हैं ना, वहां पे वो मोटे मोटे कोलेजन की रस्सी नहीं होती एक दूसरे के ऊपर लिपटी हुई, ऐसे करके ऐसे रस्सी बना देते हैं. अच्छा. तो बीच का कोलेजन निकल भी गया, सॉरी थ्रेड निकल भी गया, तो कोलेजन उसको पकड़ के रखता है. तो मेन इफेक्ट इसलिए थ्रेड का आता है करीब 2 महीने बाद, जब वो अच्छा का, और वो कोलेजन रहता है. अभी मैंने अपने थ्रेड्स किए हुए हैं, बहुत टाइम हो गया मुझे. ओके. पहले 6 साल पहले किए थे और अभी 7-8 महीने पहले दोबारा किए. लेकिन ये जो पूरा फेस लटक जाता है ना, ये लिफ्ट हो जाता है. तो थोड़ा एजिंग फेस इज अ बेटर फॉर, मतलब हैवी फेस पे नहीं कर सकते, फिर कोई फायदा नहीं आएगा. सो ये तो होते हैं लिफ्टिंग थ्रेड्स. अब होते हैं रिजुविनेशन थ्रेड्स, जिन्हें आप कर सकते हो. ओके. रिजुविनेशन आप कर सकते हो. नहीं होता थ्रेड्स में एक्चुअली, इतने पतले होते हैं कि नहीं होता, लेकिन अदरवाइज आप क्रीम लगा के भी कर सकते हो, एनेस्थेटिक क्रीम. तो पता ही नहीं चलता. हाँ. तो वो हम क्रीम लगाएंगे आधा घंटे, और फिर उसके बाद छोटे 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 क्या बोलते हैं, प्राइलॉक्स. हाँ, प्राइलॉक्स, लाइडोकेन या टॉप लैप, ये सब. ठीक है. तो आपने वो आधा घंटे लगा ली, और उसके बाद करीब 100 से 150 थ्रेड्स डाल दिए. अरे छोटे छोटे होते हैं, 100-150. अरे तो फेस भी तो बड़ा है. अच्छा, मेरे फेस में 100-150 मैं नहीं करवा रहा भैया. अरे तो वो तो टक 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 टक, जैसे यहाँ पे डाले 20, यहाँ डाले, यहाँ डाले, यहाँ डाले, दिखेगा ना फिर फेस ऐसे लाल लाल ऐसे. टेम्परेरीली थोड़ी स्वेलिंग आती है 2-4 दिन के लिए, फिर उससे कोलेजन बनता है. तो जो आप कोलेजन वर्ड पहले भी बोल रहे थे ना, अब एज अ डर्मेटोलॉजिस्ट हमारे यहाँ तो हम बहुत कोलेजन के लिए बहुत कुछ करते हैं. पीते हैं कोलेजन, इंजेक्ट करते हैं. अच्छा. है ना, कोलेजन बनवाते हैं. जब हम हाइफू करते हैं उससे भी कोलेजन बनता है. हाँ, ये हाइफू क्या है? हाइफू थ्रेड के बाद बताती हूँ. सो एक तो हुआ थ्रेड. अभी थ्रेड से ब्राउ भी लिफ्ट होती है. सपोज यहाँ से डाला, यहाँ आए, फिर यहाँ वापस गए, तो कुछ भी लिफ्ट कर सकते हो. मैंने देखा, मेरी एक फ्रेंड है, मिस इंडिया बनी थी, उसने ना उसका आईब्रोज ऐसा था, जैसे वो दुबई गई तो दुबई जाके उसने ऐसा करा लिया. कैटाई. इसे तो थ्रेड से करवाया होगा उसने. मुझे लगा उसने शायद बोटॉक्स करा के ऐसे उठवा दिया. बोटॉक्स तो ये पूरा उठता है, लेकिन अगर आपको ये करना है कैटाई, देखो आप जैसे मेरी आंखें भी फुल हो रही है ना, शायद हो रही होंगी, है ना, ऐसे, इसको कैटाई बोलते हैं. वो थ्रेड से होता है. गंदी लग रही थी वो ऐसे.
हाँ, तो ये ट्रेंड्स फिर हमेशा थोड़ी चलते हैं, हमेशा थोड़ी ना आप ऐसे ऐसे रहोगे। हाँ। ये तो खेल खेल वाली चीज है ना। हाँ। वो नहीं तो फिर अगर ऐसे करना है तो वो टेप आते हैं, सस्पेंशन टेप्स, वो लगा लो टेम्परेरी करना है तो। वो भी देखा मैंने, वो जो पीछे से ऐसे हाँ। करके टेप लगा वो तो अमेज़न पे मिलते हैं। है, हाँ, कभी ट्राई कर पर कोई लेना। करता नहीं होगा मुझे लगता है, वो फिर रोल- शूट वूट में मेबी। हाँ, रोल स्पेसिफिक ज्यादा देर थोड़ी लगा सकते हो आप। Yeah. ऐसे तो ये लिफ्ट, इसके लिफ्ट के लिए भी वो टेप्स आते हैं जो आप लगाओ। यही चाइनीज उसके लोग ही ऊपर। करते हैं ना, कोरियन लोग मतलब वो ज्यादातर। तो होते हैं नेचुरली। नहीं, कोरियन लोग ऐसा वो मेकअप हाँ, करते लिफ्टिंग हैं के लिए, लिफ्टिंग के लिए, हाँ, स्किन के लिए। लोग उनकी लेकिन पकौड़ी ऐसी होती है, लेकिन हाँ, यहाँ पे पूरा वैक्स लगा के एकदम तिखी कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। या फिर राइनोप्लास्टी कर सकते हैं। ये व्हाट इज राइनोप्लास्टी? राइनोप्लास्टी इज रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द नोज यूजिंग आइदर सिलिकॉन और योर कार्टिलेज, या तो कार्टिलेज ले लेते हैं कहीं का बॉडी का। अच्छा। हाँ, तो जो आपने बताया ना नोज ऐसे पटकी चपटी होती है, तो यहाँ से खोलते हैं ऐसे कोक के ढक्कन की तरह, ठीक है, और यहाँ से एक एल शेप्ड इम्प्लांट डालते हैं, तो ये बिल्कुल ऐसी हो जाती है। तो ये मतलब सेफ होता है ये? हाँ, प्लास्टिक सर्जन करते हैं और बिल्कुल सेफ होता अच्छा, है। प्लास्टिक सर्जन हाँ, या हम नहीं, आप जो शायद पूछ रहे होंगे वो फिलर पूछ रहे होंगे। फिलर होता है नोज में? एक्चुअली बहुत अच्छा नहीं होता वो, राइनोप्लास्टी वाला रिजल्ट तो नहीं आता, लेकिन अगर किसी को जैसे साइड व्यू में थोड़ा गड्ढा है, कभी कभी है ना, यहाँ पे गड्ढा है, छोटा मोटा गड्ढा फिलर से भरवा लो, वो चलता है। ओके, बट यू कैन नॉट मेक द शेप with the fillers. No, not as good as what you do with rhinoplasty, and वो permanent है और rhinoplasty। जिन लोगों की नोज यहाँ से लटकी हुई होती है वो भी सर्जिकली करेक्ट होता वो सर्जिकली ठीक हो सकती है, मतलब surgically। उससे कोई आप इंजेक्ट करके या कुछ ऐसा? है। ये ना एरिया इतना इंजेक्शन सेफ नहीं होता है, ये जो नोज एरिया है। हाँ। और वैसे भी आई डोंट थिंक ए लॉट ऑफ डर्मेटोलॉजिस्ट डू इट। हाँ, मना करते हैं और नोज में एक और चीज होती है ना, आपने यहाँ फिलर डाला, अब मैं ऐसे कर रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, तो साइडों में जा सकता है, चला ही जाता है। अच्छा। तो शुरू में जब वो पतली शार्प नोज जो आपको चाहिए, वो इवेंचुअली यू लैंड अप हैविंग छोटी और चौड़ी और चपटी नोज। इट डजंट लुक गुड बेसिकली। और जो लोग यहाँ पे बोटॉक्स कराते हैं वो? हाँ, तो नेजल फ्लेयर के लिए यूज होता है, जैसे जो गुस्से वाले ऐसे होता है ना, जो नाक फुला के रखते हैं नाक फुला के ये रखते जिनकी हैं लोग जिन लोगों की नाक मोटी होती है जो खुली, वो लगा के पतला होगा ना, वो आपको सर्जिकल कट करके, वो राइनोप्लास्टी का पार्ट होता है। अच्छा, लेकिन अगर ये ऐसे मोटा हो रहा है, ऐसे नाक फुला हाँ, रहे हैं, मुझे तो फूल नहीं रहा, बट जिनकी नाक ऐसे फूलती है, यहाँ पे हम बोटॉक्स देते हैं और वो थोड़ी सी इन हो जाती है, मुझे थोड़ी तो इन होती है। मेरा कर करो। देना। नहीं, हो नहीं रही। यू डोंट हैव वैसी नेक्स्ट, और वो ना फीमेल्स में ज्यादा मुझे होती लगता है। है मैं हंसता हूँ तो मेरी नाक चौड़ी हो जाती है। नहीं, वो तो ये चीक्स फैल रहे हैं ना आपके, हाँ, तो वो ये सभी चीक के पे साथ बोटॉक्स हुआ। लगा के इसे बंद कर दो, फिर ये भी नहीं उठेंगे। नहीं, क्यों नहीं उठाना, मतलब ये तो नॉर्मल है ना, जब हम हंसते हैं तो हमारे चीक इधर भी पुल होते हैं और ऊपर की तरफ भी जाते हैं, तभी तो जब हंसते हैं हमारी आंखें छोटी लगती हैं, हाँ, मेरी तो वैसी है ना। छोटी है। हाँ, वैसे भी छोटी और अंदर भी है, बट ये मेल फीचर होता है। मेल में फोरहेड बाहर होता है थोड़ा, ओके, कंपेयर टू ठीक है ना? अच्छा है, हाँ, बढ़िया गुड फेस है। ठीक है। ठीक है। लेजर्स तुम भूल ही गए। हाँ यार, लेजर्स का तो मैं बताओ। तो हुई लेजर सर्जन। हाँ। तो लेजर्स क्या है, खैर लेजर के बिना तो मैं प्रैक्टिस कर ही नहीं सकती। अच्छा। हाँ, मेरी एमडी की डिग्री भी बेकार हो जाएगी, क्योंकि आज हमारी प्रैक्टिस में लेजर्स लिटरली हर इंडिकेशन के लिए यूज होते हैं। हम एक्ने ट्रीट करते हैं, हम एक्ने के स्कार्स ट्रीट करते हैं, हम बाल हटाते हैं, परमानेंट हेयर रिमूवल जो करते हैं वो उससे करते हैं, पिगमेंटेशन हटाते हैं, मेलास्मा के लिए यूज करते हैं, एक्ने स्कार्स के लिए यूज करते हैं, टैटू हटाने के लिए भी लेजर यूज होते हैं, बाकी किसी तरीके से नहीं हो सकता। ओके। तो हर जो मैंने बताया ना, इसके लिए इनफैक्ट हेयर ग्रोथ के भी लेजर्स हैं, तो हर इंडिकेशन के लिए अलग अलग लेजर है। ओके। और लेजर ट्रीटमेंट आर डेफिनेटली बेटर। तो ये आपके ऑफ कोर्स डॉक्टर आपको समझा देंगे कि कौन सा लेजर चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आज अगर बालों की बात है तो आप पूरी जिंदगी या तो वैक्सिंग, थ्रेडिंग, प्लकिंग, शेविंग करते रहो, या आप लेजर की 8-10 सिटिंग कर लो और फिर बाल परमानेंटली चले जाते हैं, थिक बाल। ये आपने बोला कि बाल चले जाते हैं, अगर किसी के वाइट बाल आना शुरू हो जाएं तो वो बाल नहीं जाता ना? ना, दो तरह के बाल नहीं जाते, एक तो बहुत पतले जो फीमेल्स को अक्सर रुएं जैसे चेहरे होते पे, हैं। रोए True. वाले, और एक वाइट बाल, क्योंकि लेजर काम ही कालेपन पे करता है ना, वो काले रंग से अट्रैक्ट होता है। जब काला ही कलर नहीं होगा तो वो छोड़ देगा, उसको जाएगा ही नहीं अंदर। मेरे कान पे बहुत बाल है, मैं कान पे काले वाले है ना? हाँ, काले वाइट हैं थोड़ी ना? आई है अभी। काले वाले ही नहीं है। एक बार बताओ, ईयर पे वाइट होते भी नहीं।
अच्छा 50-60 तो 70 तक इस दिखता पे है। हो जाएगा, ले बिल्कुल लेना। हो आई एम जाएगा। वेरी इरिटेटेड, मुझे बार बार वैक्स करना पड़ता है, पेन्स नहीं लॉट नहीं कोई बिल्कुल, वो तो कुछ ही सिटिंग में यू विल हैव अमेजिंग। हाँ, वाओ, हम मजे आ बस पहले प्रोसीजर होता है कि पहले काटते हैं, कान हाँ। नहीं, गए बाल बाल काटते हैं, ठीक है ट्रिम करना पड़ता है, फिर जेल लगाते हैं, कान के अंदर रुई रख देते हैं। रेजर मारना पड़ता है ना बेसिकली, रेजर हम मारते हो कान आप? पे रेजर नहीं करते, बिकॉज फिर? डेंजरस है, कटने का डर होता है। सीजर, Threads? स्पेशल सीजर होती है। ओह वो नहीं, थ्रेड सी निकाल नहीं सकते ना, नहीं तो मतलब ही नहीं है लेजर करने का, निकाल नहीं सकते। हमें बाल चाहिए लेकिन ऊपर का बाल नहीं चाहिए, अच्छा, तो या तो हम शेव करेंगे या इसको सीजर से काटेंगे। ओके ओके ओके, तो एक बार ऊपर का बाल हट गया, अंदर का बाल है, फिर जेल लगाते हैं और फिर उसके ऊपर लेजर पास करते हैं। सही, ये तो बहुत इफेक्टिव है, करना चाहिए आपको, ठीक है ठीक है। बातें तो मुझे बहुत सारी करनी है, मेरे पास टॉपिक खूब सारे क्योंकि हैं, आप सब लेकिन सुनते रहते हो, हाँ, पढ़ते रहते हो, लेकिन हमारे पास अभी टाइम भी नहीं है, खूब सारा टाइम हो गया, आपको भी जाना है और बट मुझे बहुत मजा आया। मजा आ रहा है ना? ऐसे लग रहा है मैं एक अच्छे से कंसल्टेशन में बैठी हूँ, एक ऐसा पेशेंट है हाँ। जो क्यूरियस तो बहुत है बट उससे नॉलेज कम है और मुझे सब बताने का मौका मिल रहा है। मुझको वैसे नॉलेज तो बहुत सारी है, लेकिन मैं हूँ क्यूरियस, लेकिन मुझे जानना है इन चीजों के बारे में। क्या है हाइफू भूल गए हम, हाइफू हाँ, बता रहे थे। हाइफू में बता रही थी। हाँ। हाइफू कैसे होता है, जैसे प्रेगनेंसी में अल्ट्रासाउंड होता है ना, ऐसा ही एक ये भी अल्ट्रासाउंड ही है। ये थोड़ी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी का अल्ट्रासाउंड है। ओके, ये क्या करता है, ये हमारे फेस का फैट कम करता है। हाँ, फैट कम करता है। अच्छा। हाइफू हाइफू यू और ये कैन नेक पे जो लाइंस आ जाती हैं ये भी करता है? नहीं, लाइन के लिए नहीं है, वो लिफ्ट करता है हाँ। और फैट कम करता है। हाँ अगेन बाय वर्च्यू, लिफ्ट तो कोलेजन ही बना के करता है, जो हमने थ्रेड में बात की थी। ओके, लेकिन क्योंकि जहाँ फैट सेल्स होते हैं उसके ऊपर करते हैं, तो फैट सेल्स को भी किल कर देता है, लाइपोलाइसिस भी कर देता है। ओके, सिंपल है, बाहर से होता है, कोई इंजेक्शन नहीं है, ऐसे कुछ पेनफुल भी नहीं होता। Okay. हल्का सा चींटी जैसी फील हो सकती है। ओके, और ऊपर हम जेल लगाते हैं और टक 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 करते हैं। हाँ, असर उसका थोड़े टाइम में आता है, 2 महीने लगते हैं पूरा असर आने में। अच्छा, बहुत सेफ है, कोई भी कर सकता है। अगर बिल्कुल ही ऐसे नुचड़ा हुआ फेस है ना, बिल्कुल ही फैट नहीं है, तो मत करना, क्योंकि और गॉन्ट हो जाता है। ओके। वहां पे फिर थ्रेड्स पिक्चर में आते हैं। यहाँ करवा सकता हूँ मैं? हाँ, यहाँ करवा सकते हो। हाँ? आपको अगर स्कल्प्टेड चाहिए ना और थोड़ा, आप यहाँ करवा सकते स्कल्प्टेड नहीं, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है जब मैं सूज जाता हूँ, जैसे अगर हाँ। मेरा पिछला पॉडकास्ट देखोगे ना, उसमें बड़ा सूजा हूँ मैं। अच्छा। सुबह से ही सूजा हुआ था, हो। तो अच्छा, मेरे ये ऐसे हुआ हुआ था, मतलब ये ये ऐसे, पूरा गाल पे गाल हाँ ऐसे हो गया था, इतना। तो ये ना हो, कैमरे पे क्योंकि अच्छा नहीं हमारे लगता ना। फेस पे कंपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें वाटर भी चला जाता है, तभी तो वो इतना जल्दी, नहीं तो फैट इतनी जल्दी घटता बढ़ता नहीं है। बट फिलहाल जो मैं फेस देख रही हूँ ना, इस पे भी हाइपो हो सकता है। हाँ, हाइपो हो सकता है। नेक का लोगों के बड़ी बड़ी वो हो जाते हैं ना, एक तो जॉ, ये सॉरी क्या बोलते हैं इसको, डबल चिन। डबल चिन लोगों की, लड़कियों की भी होती है, लड़कों हाँ, की भी होती है, जी। बचपन से ही होती है कुछ लोगों की, वो चाहे पतली भी हो तो भी होती है उनकी। और एक एज के बाद जो ये लाइंस आना शुरू होती हैं और ये थोड़ा मोटा मोटा शुरू होना होता है, इसके लिए क्या करें? तो ये 3 अलग कंसर्न बताया आपने। एक था डबल चिन। डबल चिन होता है, ये जो हमारी प्लेटिस्मा मसल है, इसके आगे ये प्री प्लेटिस्मल फैट होता है, यानी कि प्रॉपर फैट है। जब हम डाइसेक्शन करके देखते हैं तो मोटे मोटे चंक्स होते हैं फैट के। ओके। अब इसे या तो हम हाइफू से कम कर सकते हैं, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, या हम मीजोलाइपोलाइसिस करते हैं, मतलब कि यहाँ इंजेक्शन डाल के ना, यहाँ पे हम केमिकल डाल देते हैं, डीऑक्सीकोलिक एसिड, DCA बोलते हैं, और PPC, वो दोनों डाल देते हैं यहाँ पे, और वो धीरे धीरे फैट को पिघला देता है। ओके। एंड ये अंदर चला जाता है। ये तो होता है फैट कम करना, डबल चिन कम करना। अब सेकंड आपने बोला ये जो लाइंस होती है, जैसे देखो ये दिख रहा है ना, ये लाइंस, ये लाइंस किससे होंगे? अच्छा, अब पारस बताएगा मुझे, ये मसल की वजह से आ रही है लाइन, बोटॉक्स। ये इतना इजी है ये? यस, ये बोटॉक्स से होता है। मेरा भी बोटॉक्स ड्यू है, इसलिए आपको दिख रही तो होगी। मुझे यहाँ बोटॉक्स की जरूरत है क्या? ऐसे जो करो, दो लाइन। ई आवाज करो, आपको लाइन ही नहीं है। वो मुझे तो दिखती है यार। नहीं, देखो मसल दिखती है, नहीं, मसल तो देखो, चाहिए। ये लाइन ऐसे। नहीं तो वो मैं वहां तक पहुंची नहीं। तो ये जो वर्टिकल लाइंस है ना, ये, अच्छा, ये इस पे बोटॉक्स होता है। ओ, मैं तो इनकी बात कर रहा हाँ, हूँ। मैं अच्छा। उस पे आ रही हूँ। ओके। ठीक है, ये अब ये जो लाइंस है, जो अगेन मुझे भी भरपूर है, ये इसमें फिलर होता है, और सॉफ्ट फिलर होता है विद PDRN एंड ग्लूटाथियोन। बेबी फिलर। हाँ जैसे बेबी बोटॉक्स, बेबी फिलर। बिल्कुल, सो बेबी फिलर होता Okay. है वो यहाँ पे। लेकिन इसमें एक प्रोसीजर होता है MNRF, वो भी होता है, क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना है कि सुपरफिशियली कोलेजन बढ़ाना है,
स्किन में। ओके स्किन, यहाँ की स्किन पतली होती है तो बहुत ज़्यादा हाइलोनिक एसिड भी नहीं डाल सकते, फिर वो लंपी लंपी दिखता है। तो इसलिए जैसे ये यहाँ पीआरपी का रोल आता है, थोड़ा पीडीआरएन का रोल आता है, अनक्रॉस्ड हाइलोनिक एसिड का आता है, ठीक है, और एमएनआरएफ। तो ये सब हम कर सकते हैं, लेकिन वो आइडेंटिफाई करना होता है कि एक्चुअली ये लाइंस हैं या ये लाइंस हैं या ये लंप है ना। और अगर किसी को जॉ लाइन, स्पेशली मेल हो या फीमेल हो, किसी को टॉम क्रूज जैसी जॉ लाइन चाहिए, मतलब शार्पनेस चाहिए, अच्छा फेस है लेकिन ये इतना पतला करना है अगर, तो फिलर। तो और फिलर। यहाँ के फिलर्स अलग होते हैं। अच्छा वो हार्ड फिलर्स होते हैं, वो बोन पे डाले जाते हैं, उसका अक्सर असर भी लंबा रहता है, 1.5-2 साल रहता है। कैनुला से डालते हैं एंड इट गिव्स अ बिल्कुल स्मूथ, ये नाइस जॉ लाइन, जो अभी ये भी एक बहुत ट्रेंड है। People after lockdown have become very aware, maybe because of वीडियो कॉलिंग, या है ना, सडनली दिखता है ना सामने कि ये बहुत है ना, और वो नीचे रखा होता हाँ, है, तो बिल्कुल, बिल्कुल। इस नेक अवेयरनेस एक्चुअली है, विच इज वेरी गुड ऑल्सो। अच्छा, अब जाने से पहले आप ये बता दीजिए कि फेस वॉश कौन सा यूज करना चाहिए, मॉइस्चराइजर कौन सा यूज करना चाहिए, एंड शैम्पू कौन सा यूज करना चाहिए, क्योंकि हम जो नॉर्मल जनता है, जहां तक मुझे पता है, लोग यूज करते हैं जो रेगुलर बेसिस पे मिल रहे हैं, क्लिनिक, पैंटीन, हेड एंड शोल्डर, यही है ना सारे, तुम यही यूज करते हो ना सारे, बस यही वाले ये वाले शैम्पू यूज करने चाहिए कि नहीं, और फेस वॉश जैसे जो रेगुलर जो चलते हैं पॉन्ड्स पुंड्स वगैरह वाले, वो लगाने चाहिए कि नहीं। तो जैसे मैंने पहले बोला था, हम एक साइंस एज में रह रहे हैं, हाँ जी और बहुत फॉर्चुनेट है जी यूज करने को। तो आप एक साबुन भी यूज कर लो, जी, है ना, ये सब चीजों का काम है आपकी स्किन को क्लीन करना, तो वो करेंगे। शैम्पू का काम है आपके स्कैल्प को क्लीन करना, वो भी करेंगे। लेकिन इसमें थोड़ी सी अगर हम नजाकत लाते हैं और हम अपनी साइंस का यूज करते हैं, तो ये है कि अगर जैसे आपकी स्किन है, मेरी स्किन अलग है, मेरी एजिड स्किन है डिफरेंट, आपकी अलग है, तो हम दोनों का सेम फेस वॉश नहीं हो सकता। ओके आपको यूज करना चाहिए, बीइंग अ गाय, योर पोर साइज इज बिगर, यू शुड आइडियली यूज अ जेल और अ फोम क्लेंजर। ओके ठीक है, समथिंग जो आपने निकाला, अभी उसमें क्या होता है, जो झाग होती है उसमें एयर मिक्स्ड होती है, राइट, ठीक है ना, तो जब आप उसे लगाते हो वो पोर्स को क्लेंस करता है, जैसे छलनी के अंदर से, ओके है ना, तो वो आपको यूज करना चाहिए। अभी मैं थोड़ा हाइड्रेटिंग फेस वॉश मुझे चाहिए, तो मैं क्रेम क्लेंजर यूज करूंगी, जिसमें थोड़ा, आपने देखा जो मिल्की कलर का होता है, राइट 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 राइट। ब्रांड तो बहुत सारी हैं, ब्रांड तो पूछो मत के लॉकडाउन में तो, और लॉकडाउन के बाद तो हमारी इंडस्ट्री में ऐसा बूम आया है। हाँ बिल्कुल। तो वो वहाँ पे एक पर्सनल चॉइस हो सकती है, आप बोलेंगे तो आपको मैं लिस्ट भी दे दूंगी जो कॉमन है, ओके जो अगर लोगों को चाहिए कि, है ना, लेकिन जनरली अपनी स्किन के हिसाब से चूज। अब अगर आप चले गए पंजाब, वो भी इस मौसम में, हाँ जी जब ठंडी होगी या हाँ होने जी, वाली बिल्कुल है ना, बिल्कुल। तो मैं फिर नहीं बोलूंगी कि आप फोम यूज करो, अच्छा ना, फिर मैं आपको क्रेम क्लेंजर यूज करने को बोलूंगी। ओके। ठंडी है ना, तो सारा मॉइस्चर निकल जाएगा, तो स्किन ड्राई हो जाएगी और सेंसिटिव हो जाएगी। तो स्किन में स्किन टाइप, वेदर कैसा है आपके चारों ओर। अब जैसे मैं हूँ मुंबई में, बट रहती तो पूरे दिन एसी में हूँ, हाँ तो मैं हाइड्रेटिंग वाला प्रेफर करती हूँ यूज करना। ओके और विद एज रिलेटेड आपका स्किन का अपना मॉइस्चर भी कम हो जाता है, तो यू हैव टू ऐड। सो आपका पहला क्वेश्चन था कि Face wash। क्या यूज करना चाहिए, तो सोप नहीं यूज करना चाहिए, सोप ज्यादा कास्टिक उसमें ज्यादा होता है, पोर में भी इकट्ठा हो जाता है। प्रिफर करो लिक्विड क्लेंजर, और उसमें बाय एंड लार्ज अपनी स्किन टाइप के हिसाब से, अगर ऑयली साइड पे है तो आप सैलिसिलिक एसिड वाला भी यूज कर सकते हो, या फोमी क्लेंजर या जेल क्लेंजर, और अगर ड्राई है तो क्रीम क्लेंजर। जैसे कि एक दो नाम बता दो, लोगों को इजी रहता है कि ठीक है, बिल्कुल, ये यूज कर जैसे लेते हैं। क्रीम में आप देखो, क्रीम लवांटे बहुत अच्छा क्लेंजर है, वो यूज कर सकते हो। सीबामेड का क्लेंजर यूज कर सकते हो। और अगर आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, तो बहुत सारे फेस वॉशेस हैं। आप ओलेडम का फेस वॉश यूज कर सकते हो, फैश फोमी यूज कर सकते हो, कोई भी जहाँ आप इंग्रेडिएंट पढ़ो और उसमें सैलिसिलिक एसिड हो 1 या 2%, और फोम बेस्ड क्लेंजर हो, इनो स्किन बहुत अच्छा क्लेंजर है, वो आप यूज कर सकते हो। ठीक है, और ये सारे बहुत महंगे नहीं आते, क्लेंजर ना 1000 के अंदर अंदर ही आता है, ओके, जो भी हो, लाइक फेस वॉश 400-500, क्लेंजर इज लाइक फेस वॉश। क्लेंजर मींस फेस वॉश। आपको सुबह यूज करना है, 2 बार यूज करना चाहिए। बाय एंड लार्ज आप इंडिया में तो सेम ही यूज कर सकते हो, सुबह और शाम। सुबह आपने यूज किया तो वो क्या करेगा ना, वो आपके रात के प्रोडक्ट्स और रात भर जो पसीना है स्किन पे वो निकालेगा, लेकिन स्किन को फेस वॉश यूज करके छोड़ नहीं सकते। अब आप इसके ऊपर कुछ तो लगाओगे, तो अगर लेजी हो तो मॉइस्चराइजर जिसमें सनस्क्रीन मिक्स्ड हो, तो आपके दोनों एहसान हो जाएंगे स्किन पे कि मॉइस्चराइजर भी और सनस्क्रीन भी।
अगर आपको है कि नहीं यार मैं तो बिल्कुल प्रोटोकॉल से जाऊंगा, तो उसके ऊपर पहले मॉइस्चराइजर फिर सनस्क्रीन। हे भगवान, दो चीजें। हाँ। ठीक है। इसीलिए जैसे मॉइस्ट सॉफ्ट है, एक्वा सॉफ्ट है, ये कुछ ब्रांड्स हैं जो जिसमें दोनों है, 50 SPF भी और मॉइस्चराइजर भी है। Okay. तो जो मेरे मेल पेशेंट्स है वो बोलते हैं कि एक ही चीज दो बस, मतलब ऐसी बार्गेनिंग होती है एंड में, एक ही चीज कोई भी एक, तो फिर आप वो यूज कर सकते हैं। और फिर पूरे दिन कोई जरूरत नहीं है, 10 बार फेस वॉश करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप रात में सोने से पहले वेरी इंपॉर्टेंट टू वॉश योर फेस, अगेन सेम फेस वॉश, लेकिन नाइट में जो आप मॉइस्चराइजर लगाओगे वो अलग है, वो थोड़ी सी जैसे सेटाफिल क्रीम आप यूज कीजिए, है ना, सेरावी क्रीम यूज कीजिए, या जो आपने ब्रांड्स बोली लॉरियल वगैरह वो भी यूज कर सकते हो। अब इसमें कैच क्या है? कैच ये है कि अगर आपको पिगमेंटेशन है तो वो ये इस किसी से भी नहीं कम होगा। अच्छा। क्योंकि आपने मॉइस्चराइजर यूज किया, सनस्क्रीन यूज की, रात में मॉइस्चराइजर यूज किया, इसमें आपने पिगमेंटेशन के लिए तो कुछ यूज ही नहीं किया ना। और अगर वो पिगमेंटेशन किसी प्रॉब्लम से तो वो तो चलेगी ना, राइट। सन है, स्ट्रेस है, जो भी है। तो यहाँ आपको रात में सुबह विटामिन सी ऐड करना और रात में कोजिक एसिड वगैरह कोई एक्टिव मॉलिक्यूल, ये जो एक्टिव है ना, ये आप कहीं स्टोर से नहीं खरीद सकते, ये आपके डॉक्टर आपको बताएंगे। 1% है, 2% है, एजिलिक एसिड है, कोजिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, सैलिसिलिक एसिड है। ये जो है ना, यहाँ पे आपके डॉक्टर का रोल है कि क्या यूज करना है, और वही बस एक प्रॉपर स्किन केयर है। और ओवरऑल मैं बताती हूँ कि 2 से 3 मैक्सिमम 4,000 महीने का खर्चा आता है, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, एक स्किन केयर का। मैं करता हूँ आपसे। तो महंगा नहीं होता है, ये एक भ्रम है कि महंगा है। कई बार आप पैसे ब्रांड के भी देते हो, और पर वही है कि व्हाई नॉट, पैम्पर कीजिए अपनी स्किन को, इफ यू कैन अफोर्ड पैम्पर कीजिए। बट अगर आपको एक बेसिक स्किन केयर है तो वो बहुत अफोर्डेबल होती है। रही बात ट्रीटमेंट्स करना चाहिए, सैलून में जाके फेशियल करो, डॉक्टर के यहाँ करो। सेफ्टी देख लो, मैं नहीं बोल रही हूँ कि सैलून के फेशियल बैड होते हैं, जनरल अगर आपको क्लीनअप्स वगैरह करने आप कर सकते हैं। बस यही है कि सैलून भी फिर ट्रस्टेड होना चाहिए, ये नहीं कि एक के बाद एक घसा, है ना। तो देयर आर वेरी हाई एंड सैलून्स, वेरी साइंटिफिक आल्सो हु डू। डॉक्टर के पास ये एडवांटेज होती है कि इफ समथिंग गोज रॉन्ग, देयर इज समबडी देयर, राइट, एंड ओवर द टाइम वी अंडरस्टैंड आवर क्लाइंट स्किन, सो वी कॉल इट मेडी फेशियल्स, जो once a month या once in 6 weeks it's more than enough। बाकी तो दिल मांगे मोर, है ना। बाकी आपकी स्किन को क्या चाहिए, क्या चाहते हैं, तो वो कॉस्ट ऐड होती है। बट इन जनरल स्किन केयर इज नॉट एक्सपेंसिव। आपने कहा लास्ट क्वेश्चन था कि शैम्पू कौन सा यूज करना चाहिए। शैम्पू लिटरली कोई भी यूज कर लेना चाहिए, कोई भी, हाँ कोई भी यूज कर लेना चाहिए। शैम्पू का काम है आपके स्कैल्प को क्लेंस करना, ओके, ठीक है। बहुत गर्म पानी उबलता हुआ मत यूज करना, सारा मॉइस्चर निकल जाएगा। बहुत देर तक मत रगड़ते रहो, अगेन स्कैल्प ड्राई हो जाएगा। नहीं, आपने बोल दिया कोई भी शैम्पू यूज कर लेना, पता चला लोग एंटी डैंड्रफ शैम्पू यूज कर रहे हो बार बार। नहीं, हाँ नॉर्मल शैम्पूज। शैम्पू का यूज होता है कि जब आप सपोज आप जिम जाते तो पसीना आता होगा ना स्कैल्प में, तो फिर आपको तो रोज करना ही है। मैं हफ्ते में एक, पसीना सर में आता तो बोटॉक्स नहीं करा सकता ना, अनफॉर्चुनेटली नहीं, क्योंकि बोटॉक्स ना मसल्स को भी पैरालाइज करता है ना। तो सर का क्या है वैसे? सर में मसल्स हैं जो ऊपर आईब्रोज को ऊपर करती है, नीचे वो, हाँ, तो वहां पे उस पे काम नहीं करेगा ये। अच्छा, ठीक है। और हाँ, तो वी वर टॉकिंग अबाउट शैम्पूज। हाँ, तो आप शैम्पू जो भी यूज करें, इट डजंट हैव टू बी वेरी एक्सपेंसिव ओनली, बट शैम्पू को एक तो बहुत देर तक लेदर नहीं करें, स्कैल्प ड्राई हो जाएगा, बाल ड्राई हो जाएंगे। और कुछ लोगों को आदत होती है कि शैम्पू करने से पहले तेल लगाते हैं, है ना, ये तो बहुत लोग बोलते हैं। हाँ। और कई बार तो मेरे पेशेंट लड़ते हैं मुझसे, कहते क्या डॉक्टर तेल नहीं लगाएंगे तो मेरे बाल हाइड्रेट कैसे होंगे, मॉइस्चराइज कैसे होंगे। खैर, आप लगा रहे हो और फिर निकाल रहे हो, कोई लॉजिक नहीं है। तिगना शैम्पू लगेगा तेल वाले बालों में, सही बात है। बालों को तेल नहीं चाहिए, बालों को तेल नहीं चाहिए, आपके बालों को पोषण चाहिए जो आप सही हेल्दी खा के दे सकते हो। हेल्दी नहीं खा पा रहे हो या नहीं खा पा रहे हो तो ओरल सप्लीमेंट्स ले लीजिए, विटामिन्स ले लीजिए। सो स्कैल्प को क्लीन रखना है। अगर रोज पसीना आ रहा है तो रोज धो लो, जेंटल शैम्पू यूज कर लो, बेबी शैम्पू यूज कर लो, ओके, अगर रेगुलरली धो रहे हो। राइट। अगर वंस अ वीक धो रहे हो, जैसे मैं वंस अ वीक ही धोती हूँ ज्यादातर, या मैक्स ट्वाइस अ वीक, स्कैल्प थोड़ा ड्राई है
तो उस केस में you have to use a conditioner on top also. राइट एंड तो शैम्पू का काम है बालों को क्लीन करना. ज्यादा उम्मीद मत रखो, कोई भी शैम्पू ऐसा नहीं होता जो आपके बालों को झड़ने से रोकेगा. मैं हेयर फॉल ट्रीटमेंट वाले भी आ गए ना आजकल. हाँ, बट नहीं करते, वो मार्केटिंग गिमिक. सही सही. शैम्पू कितनी देर बालों में रहता है, इतने थोड़ी वो अंदर पेनिट्रेट करके कुछ. वॉश किया खत्म. हाँ, और एक्चुअली ओवर शैम्पू नहीं करना चाहिए. स्कैल्प ड्राई हो जाएगा, सेंसिटिव हो जाएगा, इचिंग होगी वहां पे फिर, है ना. और कंडीशन ऑफ कोर्स नीचे वाले बालों में होना चाहिए. राइट. वी ऑल नो. तो गाइस को तो आई फाइंड इट डिफिकल्ट कि आप कंडीशन करो अनलेस लंबे बाल हो. हाँ. तो बिकॉज इट शुड रियली नॉट टच द स्कैल्प, वो फिर बाल लिम्प हो जाएंगे. और एक और टिप, शैम्पू लुकवार्म वाटर से, और जब आप कंडीशनर यूज करें तो थोड़ा रेगुलर कोल्ड वाटर, रेगुलर वाटर, राइट. क्योंकि वो एक क्यूटिकल्स खोलता है और दूसरा क्यूटिकल बंद करता है, एक स्कैल्प के लिए, एक बालों की शाफ्ट के लिए. सही. हाँ. ठीक है डॉक्टर गोयल जी, बहुत मजा आया. इतना सारा ज्ञान मिला हमें, इतनी सारी इंफॉर्मेटिव बातें पता चली आज. थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग. माय प्लेजर पारस. और जल्दी फिर से मिलेंगे क्योंकि अभी मेरे क्वेश्चंस खत्म तो नहीं हुए हैं. इट विल बी माय प्लेजर. तो हम जल्दी से फिर से प्लान करेंगे. बिल्कुल. और गाइस, आपके दिमाग में अगर कोई भी क्वेश्चन हो पूछने के लिए मैम से, डू लेट मी नो. मैं अगले पॉडकास्ट में मैम से भर भर के पूछूंगा, उसके साथ और भी ज्यादा क्वेश्चन पूछूंगा मैम से. ठीक है. थैंक यू मैम फॉर कमिंग. सो मच. थैंक यू. राधे राधे. राधे राधे.